मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। अध्याय 276 से लेकर 280 तक। सी 276 मेरा युवा मास्टर अमीर है। अध्याय 276 मेरा युवा मास्टर अमीर है। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। यान देश की राजधानी के बाहर सम्राट यान और चू उन्होंने एक दूसरे का सामना किया। सम्राट यान ने चू को देखा और ठंड से पूछा, आपने मुझे बार बार हत्या करने की कोशिश क्यों की? क्या आप किसी के आदेश के तहत हैं? आप एक प्रतिभा हैं। यदि आप किसी के आदेशों के तहत हैं, जब तक आप मुझे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको जीवन भर देने के लिए तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। ईमानदार होने के लिए सम्राट यान या तो आश्वस्त नहीं था। आखिरकार वह अभी बहुत पहले स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया था। हालांकि उनके पास कुछ ट्रम्प कार्ड थे, लेकिन वे चूहे के खिलाफ अपनी जीत की गारंटी नहीं दे सकते थे। यदि संभव हो तो लड़ना सबसे अच्छा नहीं था। इसके अलावा अगर वह वास्तव में चूहे को अपने पंख के नीचे ले जा सकता है, तो अधिक स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ होना एक बुरी बात नहीं होगी। हालांकि इससे पहले उसे चूहे की उत्पत्ति के बारे में पूछना था। उसने सम्राट यान को देखा और अपना सिर हिलाया। किसी ने मुझे निर्देश नहीं दिया। मैं तुम्हें केवल इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। मैं अपने माता पिता का बदला लेना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। इस बार उसने कुछ भी नहीं छिपाया। पिछली बार महल में वह असफल होने वाला था। यहां तक कि अगर सम्राट यान ने उससे पूछा तो वह जवाब नहीं देगा। अगर उसने ऐसा कहा तो क्या ये बिना किसी कारण के अपने दुश्मन को खुश नहीं करेगा? इस बार यह अलग था। एक स्वर्ग रैंक कृषक के रूप में वह आश्वस्त था कि वह यान सम्राट से लड़ सकता है। दुश्मन, माता पिता। सम्राट यान हैरान था। वह चिल्लाया क्योंकि उसकी तलवार का इरादा आकाश में बढ़ गया था। उसने सम्राट यान को देखा और कहा, मैं तुम्हें आज मरने दूंगा। मेरा उपनाम चू है और मेरा नाम वह है। मैं क्यूई देश के शाही परिवार का वंशज हूं और मैं आज आपको यहां मारूंगा। उद्धरण चिन्ह। हा, मैं सोच रहा था कि यह कौन था। तो यह एक गिरे हुए देश का गुलाम है। इस बिंदु पर सम्राट यान पहले से ही समझ गया था कि उन दोनों के पास शत्रुता को दोस्ती में बदलने के लिए कोई जगह नहीं थी। चूंकि यह मामला था, इसलिए उन्होंने अब विनम्रता से बात नहीं की और इसके बजाय मजाक उड़ाया। अपने माता पिता को मारना, उनके परिवार को नष्ट करना और उनके देश को नष्ट करना, इस तरह की नफरत को हल नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई भी हो। सम्राट की टकटकी तेज हो गई क्योंकि उसने स्नेह किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके जैसा कोई होगा जो नेट बैक से बच गया हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने जीवन का उपयोग क्यूई देश के शाही परिवार का सदस्य होने का नाटक करने के लिए किया था। उद्धरण चिन्ह। वह कभी भी परेशानी से डरने वाला नहीं था अगर वह दस्तक दे रहा था। गोल्डन क्यूई का एक स्तंभ उसके लंबे शरीर से उठा। गोल्डन ड्रैगन उसके चारों ओर घूमते थे। 9 ड्रैगन बांधे। उद्धरण चिन्ह। यान देश के शाही परिवार की अंतिम तकनीक। इस बीच काले कोहरे ने चूहे के शरीर को हिला दिया। क्यूई ने भी धीरे धीरे संघनित किया, जिससे उसे रसातल से बाहर निकलने वाले एक दानव देवता की उपस्थिति मिली। तलवार, जाओ। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने इशारा किया। उसकी कमर पर लगी तलवार एक काली रोशनी में बदल गई जो आकाश में चली गई। एक पल में काला कोहरा आकाश में बढ़ गया और आकाश में बह गया। इसके तुरंत बाद ये तलवार क्यूई में बदल गया जो चूहे के पीछे इकट्ठा हुआ। उसने अपनी बाहें फैला दी और ठंडी आंखों से सम्राट यान को देखा। मार डालो। उद्धरण चिन्ह। काली तलवार हवा में तैर गई और अचानक चूहे के हाथ में लौट आए। उसने गुस्से से अपनी तलवार लहराए और उसे बाहर निकाल दिया। तलवार क्यूई तेजी से बढ़ी। अनगिनत तलवार क्यूई उसके पीछे घनीभूत हो गई, साथ ही साथ एक हिंसक लहर की तरह, जिसने आकाश को उड़ा दिया। सम्राट यान वापस नहीं आया। 9 ड्रैगन आकाश में बढ़ गए और ड्रैगन की दहाड़ और तलवार का रोना एक दूसरे को डूबने लगा। वह चिल्लाया, 9 ड्रैगन गॉड किलिंग फिस्ट। उद्धरण चिन्ह। 9 गोल्डन ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और हिंसक स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई के साथ विस्फोट किया। बूम। काली धुंध ने आकाश को भर दिया क्योंकि 9 ड्रैगन बेतहाशा नाचते थे। क्यूई बल प्रभाव के बीच से 2 आंकड़े निकले। यहां तक कि स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के बीच उनकी तकनीकों को शीर्ष पायदान माना जा सकता है। वे दोनों सिर्फ स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गए थे, इसलिए उनमें से किसी को भी युद्ध का अनुभव नहीं था। उन्हें समान रूप से मिलान करने के लिए कहा जा सकता है। दोनों ने दूसरे को मारने के लिए लड़ाई लड़ी। कुछ ही क्षणों में उन दोनों ने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया।
आकाश में ड्रैगन की गर्जना और तलवारों का रोना काली धुंध और सुनहरी रोशनी के रूप में गूंजता था। विजेता को निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था। उसने अपनी तलवार फिर से निकाली और सम्राट यान के दिल में छुरा घोंपा। लेकिन इस समय सम्राट यान ने भी चकमा नहीं दिया। इसके बजाय वह आगे आया और के सिर पर मुक्का मारा। एक पल में वह एक अशुभ लग रहा था। सम्राट यान की हरकतें बहुत स्पष्ट थीं। कोई बात नहीं, इस दूरी पर सम्राट यान निश्चित रूप से पहले मर जाएगा। अगर उसने कहा कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो वह कभी भी विश्वास नहीं करेगा। वह इसके बजाय अचानक पीछे हट गया। तलवार लॉन्ग शॉट से बाहर गोली मार दी। स्प्लैट। उसकी उम्मीदों से बाहर नहीं। तलवार ने सम्राट यान के कपड़े मारे, लेकिन केवल एक परत के माध्यम से काटा। वास्तव में अंदर एक ड्रैगन बागे था। सम्राट यान को से इतनी सतर्कता की उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय उसकी मुट्ठी हवा में टकराए। हा, ब्राट, आप वास्तव में फिसलन है। उद्धरण चिन्ह। यान के शरीर का सम्राट ऊर्जा के साथ फट गया और अजगर बाहर बिखर गया। इसके भीतर एक खस्ताहाल अजगर बागे थे। ड्रैगन बागे को रक्त में कवर किया गया था, उस पर कई ब्लेड के निशान थे। यह स्पष्ट था कि ड्रैगन बागे के पिछले मालिक को शायद एक शातिर लड़ाई में उलझा दिया गया था। ड्रैगन बागे पर 9 ज्वलंत और आजीवन गोल्डन ड्रैगन भी कढ़ाई किए गए थे। सम्राट यान ने कहा, ब्राट, यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो आत्मसमर्पण करें। मुझ पर यह ड्रैगन बागे तब यान देश के संस्थापक सम्राट द्वारा बनाया गया था। इसने कई वर्षों तक सम्राट का अनुसरण किया और तब भी जब वह दानव दायरे में दानव सम्राट के साथ लड़े। मरने के बाद इसे संतों द्वारा वापस लाया गया था। हालांकि यह बागे विशेष नहीं है, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप तोड़ सकते हैं। इस बागे के साथ मैं अजेय हूं। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने दांत पीस लिए और एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय वह आगे बढ़ा। बैकहैंड स्लैश के साथ उन्होंने इसके बजाय सम्राट यान के चेहरे की ओर लक्ष्य किया। ऐसे खाली शब्द। क्या उसने वास्तव में सोचा था कि वह उनके माध्यम से सिर्फ इसलिए नहीं टूट सकता क्योंकि उसने ऐसा कहा था? वह उस पर विश्वास नहीं करता था। एम्फ। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने एक ठंडा हराम दिया। उसका शरीर भड़क गया और उसने चकमा दिया, इसके बजाय एक पंच के साथ पलटवार किया। उन्होंने भी चकमा दिया और मजाक किया, हे, तो तुम मेरे लिए वहां क्यों नहीं खड़े हो? आपको यकीन है कि डींग मारने में अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन बागे को स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अन्यथा संत द्वारा पहनी जाने वाली कोई भी वस्तु केवल ऐसे औसत दर्जे के कार्य कैसे कर सकती है? सही से वह पहली रैंक स्वर्ग रैंक के रूप में यान सम्राट का मैच नहीं होना चाहिए अगर ड्रैगन बागे अपने चरम पर थे। वह विश्वास नहीं करता था कि सम्राट उसे रोकने के लिए राजी करने के लिए इतना दयालु होगा। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस चीज का प्रभाव बकाया नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, ये बात उसकी उजागर त्वचा की रक्षा नहीं कर सकती थी। उन दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार चूहे की तलवार केवल सम्राट यान के सिर के लिए गई थी। वह ड्रैगन बागे अभी भी कुछ हद तक उपयोगी था। बहुत कम से कम उन्होंने नहीं सोचा था कि वह उन जगहों से टूट सकता है जो बागे की रक्षा कर रहे थे। इस तरह सम्राट यान ने धीरे धीरे ऊपरी हाथ प्राप्त किया। वह भी चिंतित महसूस करने लगा। ये साथी उससे भी ज्यादा परेशान था जितना उसने कल्पना की थी। उसने सोचा था कि वह अपने स्वर्ग रैंक की खेती के आधार के साथ सब कुछ कुचलने में सक्षम होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि दूसरी पार्टी भी उसके समान दायरे तक पहुंच जाएगी। दोनों पक्ष पूरे दिन और रात लड़े। सम्राट यान के ड्रैगन ने उस पर बरसने के साथ उसकी उत्थान गति बहुत तेज थी और बचाव के लिए उसे जिस स्थिति की आवश्यकता थी वह और भी छोटी थी। एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने धीरे धीरे ऊपरी हाथ प्राप्त किया। बूम! दोनों पक्षों ने फिर से विस्फोट किया और अलग हो गए। चूहे के मुंह के कोने से खून निकला। सम्राट यान के रूप में उनका चेहरा आत्मविश्वास से भर गया था। आप मेरा मैच नहीं है। आज वह दिन है जब आप मर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। वह टकटकी तेज हो गया। वह अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने वाला था जिसे वह उपयोग नहीं करना चाहता था। चूहे के माथे पर सुनहरा सींग थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल गया। उनके शरीर पर राक्षसी आभा ने एक और उछाल का अनुभव किया। वह की आंखें भी सुनहरी हो गईं। यदि यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले राक्षसों के साथ लड़ाई की थी, तो वे तुरंत पहचान लेंगे कि यह राक्षसी जनजाति का शाही खून था। दुर्भाग्य से सम्राट यान वास्तव में राक्षसों से नहीं लड़े। चूहे की ओर देखते ही वह भड़क गया। इस आदमी के साथ क्या हो रहा था? उसके माथे पर एक सुनहरा सींग क्यों था?
उसके लिए ये स्थिति पूरी तरह से उसकी समझ से परे हो गई थी। जैसा कि उनके माथे पर सुनहरा सींग दिखाई दिया, चू वह भी एक दबंग आभा एक्सुडेड के रूप में वह और अधिक आत्मविश्वास हो गया। उन्होंने अपने लॉन्गस्वर्ड को पकड़ लिया और ठंड से कहा, असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। उद्धरण चिन्ह वुश। चू वह चला गया और सम्राट यान की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। फास्ट। उद्धरण चिन्ह वह बहुत तेज था। चू की गति पहले की तुलना में लगभग 1/3 बढ़ गई थी। एक को यह जानना था कि वे दोनों हर पहलू पर बराबर थे। चू की गति में वृद्धि के साथ अंतर तुरंत बढ़ गया। पीश। उद्धरण चिन्ह जब चूहे की तलवार बाहर निकली तो सम्राट यान ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ लहराया। चू वह की तलवार उसके हाथ के पिछले हिस्से में घुस गई। चू वह थोड़ा स्नेह करता था। आपकी गति पर्याप्त तेज नहीं लगती है। उद्धरण चिन्ह उसके साथ चू वह पहले से ही सम्राट यान की दूसरी दिशा में दिखाई दिया था। हालांकि सम्राट यान की रक्षा मजबूत थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह मानव पंचिंग बैग में बदल गया है। उनकी गति ने उन्हें केवल चूहे के हमलों का सामना करने की अनुमति दी। हालांकि जब तक वह सावधान नहीं होता, वह चूहे द्वारा काट दिया जाएगा। चू वह की तलवार लगातार उसके सिर के पास मंडराती रही और जितना अधिक उसने हमला किया, उतना ही अधिक रक्त खींचा गया। यान सम्राट ने अपने दांत पीस लिए और चूहे को देखा। उसने खुद को बदल दिया, मैं हार नहीं सकता। यान देश की नींव मेरे हाथों में नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह वह अच्छी तरह से जानता था कि जब तक वह हार जाता है, यान देश का शाही परिवार निश्चित रूप से चूहे के नरसंहार का शिकार होगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि चू वह यान देश के शाही परिवार को छोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने क्यूई देश के शाही परिवार से संबंधित सभी को मिटा दिया। चू वह यान देश के शाही परिवार को कैसे छोड़ सकता है? मातम काटे और जड़ों को खत्म करें। यह एक बहुत ही सरल सिद्धांत था। सम्राट यान के खून ने धीरे धीरे अपने ड्रैगन बागे को लाल कर दिया। ड्रैगन बागे ने धीरे धीरे एक सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की। अचानक चू वह बंद हो गया। अनजाने में सम्राट यान के पीछे एक छाया दिखाई दी। हालांकि चू वह खुद को रोकना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसके शरीर ने अब उसकी बात नहीं सुनी। 9 ड्रैगन सम्राट रॉब में भ्रामक आकृति तैयार की गई थी। उसकी ठंडी आंखें चूहे पर बोर हो गईं। यह ऐसा था जैसे वह एक चींटी पर नीचे देख रहा था। कष्टप्रद बववा। सम्राट यान और चू उन्होंने एक ही समय में इस आवाज को सुना। सम्राट यान एक चक्कर में घूम गया और उसके पीछे छाया देखी। पूर्वज। उद्धरण चिन्ह वह खुशी में बह गया। उसने इस व्यक्ति को पहले देखा था। यह सम्राट था जिसने चू देश की स्थापना की थी। वह चित्र में बिल्कुल वैसा ही दिखता था। मानव दुनिया अभी भी यहाँ है। बहुत अच्छा। भ्रामक आंकड़ा थोड़ा कम हो गया। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने सम्राट यान को देखा और ठंड से पूछा, आप उससे क्यों लड़ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह वंशजों ने क्यूई देश को नष्ट कर दिया। वह देश का वंशज है, सम्राट यान ने ईमानदारी से जवाब दिया। हा 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 हा। सुनहरा आंकड़ा उन्माद से हंसा। अच्छा किया, बहुत बढ़िया। आपने वह किया है जो मैं वापस नहीं कर सकता। बुरा नहीं, बुरा नहीं। उद्धरण चिन्ह जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने चूहे को देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या वह जी कनकियोन का वंशज है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे द्वारा छोड़ी गई चेतना के इस निशान को वास्तव में एक पुराने दोस्त के वंशज को मारना होगा। उद्धरण चिन्ह लेकिन वह महिला हमेशा दानव रेस के उस साथी के साथ अस्पष्ट रिश्ते में रही है। वह नष्ट होने की हकदार है। उद्धरण चिन्ह मेरे हाथों में मरना आपका सम्मान है। उद्धरण चिन्ह भ्रामक आकृति ने हल्के ढंग से टैप किया। अचानक नॉट ट्रू ड्रैगन ड्रैगन बागे से बाहर उड़ गए। जैसे कि उनके पास एक भौतिक शरीर था, वे सीधे चूहे पर उड़ गए। जिस क्षण ट्रू ड्रैगन दिखाई दिया, दुनिया ड्रैगन पराक्रम से भर गई। नॉट ट्रू ड्रैगन चू में फिसल गए, जो बिल्कुल भी नहीं चल सके। बूम। एक पल में दुनिया चुप हो गई। समय जम गया लगता था। चू वह अचानक देखा। उसकी आंखें समय के उलट पुलट से भर गईं, जैसे कि वह दुनिया की हर चीज को देख सके। ये छाया की आंखों की तरह ही ठंडा था। ये सभी जीवित चीजों को देखते हुए सृजन के स्वामी के रूप में हृदयहीन था। उसने धीरे से एक हाथ बढ़ाया, जो अचानक बहुत पुराना दिखाई दिया। क्या मेरा वंशज कोई है जिसे आप लापरवाही से छू सकते हैं? उद्धरण चिन्ह बेहद दबंग आवाज के साथ नॉट ट्रू ड्रैगन धीरे धीरे आकाश में बिखर गए। सम्राट यान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा गिर गया। ये कैसे संभव था? उसके पीछे का व्यक्ति एक संत था। 9 सन्यासी और 4 सम्राटों में से एक वापस याचना में। यद्यपि ये केवल चेतना का एक निशान था, ये चूहे द्वारा कैसे हराया जा सकता है?
भ्रामक आकृति और चू उन्होंने एक दूसरे को देखा। थोड़ी देर के बाद छाया ने आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप होंगे। क्या यह आपकी बैकअप योजना है? उद्धरण चिन्ह। चू वह केवल उदासीन रूप से बात की, आपको जाना चाहिए। यदि हमारे मुख्य निकायों को लड़ना था तो आपके पास 30% मौका होगा। लेकिन अब मेरे पास मेरे बैकर के रूप में ट्रू दानव ब्लड है और मेरी नींव के रूप में ये शरीर है। आपके पास केवल चेतना का एक निशान बचा है। एक लड़ाई में आपके पास जीतने का 5% मौका भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। भ्रम की स्थिति शांत हो गई। वह जानता था कि दूसरी पार्टी सच कह रही है। इस राज्य में भले ही वह हमला करना जारी रखता, लेकिन ये कुछ भी नहीं बदलता। उन्होंने सम्राट यान पर नजर डाली और ठंड से कहा, एक सच्चे आदमी को पता है कि कब और कब लंबा खड़ा होना है। अच्छी तरह से खेती। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। आसपास का स्थान तेजी से हिल गया। इसके तुरंत बाद सम्राट यान गायब हो गया और इसी तरह भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने भविष्य में अपने वंशजों की रक्षा के लिए अपनी चेतना का एक निशान छोड़ दिया था। इसके लुक से यह एकमात्र रास्ता बचा था जिसे वह ले सकता था। चू उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि जीवन के उलट धीरे धीरे उसके शरीर से फीका पड़ गया। चू उन्होंने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उसने सोचा था कि वह अभी उस झटका से मर जाएगा। हालांकि उनकी चेतना की गहराई में राक्षसी जनजाति का आंकड़ा उनके शरीर को तुरंत नियंत्रित करता था। उसने उसके लिए झटका लिया। कुछ डर महसूस करते ही चू की आंखें चमक गईं। किसी को अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण रखना अच्छा नहीं लगा। वह घूम गया और यान देश की राजधानी की ओर उड़ गया। इस बीच सम्राट यान पहले ही हजारों मील दूर फिर से प्रकट हो गया था। उसके शरीर पर पहना हुआ अजगर पूरी तरह से उस पल को नष्ट कर देता है जब वह उतरा था। यह ऐसा था जैसे ये पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। इस ग्रेटर टेलीपोर्टेशन ने पूर्वजों की ताकत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। सम्राट यान का चेहरा दुख और आक्रोश से भर गया था। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता है कि यान देश के लिए क्या भयानक चीजें होंगी। हालांकि वह जानता था कि वह वापस नहीं जा सकता है। वह उत्तरी सीमा पर जाना चाहता था। वह यान देश के पूर्वजों और संत को खोजना चाहता था। राक्षसों का विरोध करने के लिए एक साथ काम करने वाले सभी लोगों के साथ क्या हुआ? मेरी पिटाई क्यों हुई? यदि वह स्वर्ग रैंक के माध्यम से नहीं टूटा था तो वह बैकअप योजना के बिना मर सकता था जो उसके पूर्वज ने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि वह भूल गया कि इससे पहले वह शोध कर रहा था कि अन्य देशों को बाधित करने के लिए अपने स्वर्ग रैंक की खेती का उपयोग कैसे करें। हालांकि अगर मामला उस पर उतरा तो ऐसा नहीं होगा। उसे शिकायत करनी थी। यान देश की राजधानी में चेन तायांग बल्कि चिंतित था। चू वह लंबे समय से चला गया था और वापस नहीं आया था। उसे उम्मीद थी कि चू वह अपने बदला लेने में सफल होगा। छोटे से आंगन में ये वह जगह थी जहां वह और चू वह रहते थे। उन दोनों ने एक कमरा साझा नहीं किया, लेकिन वे एक ही आंगन में रहते थे। चेन तायांग उत्सुकता से इधर उधर घूमता रहा। अचानक एक आकृति आंगन में उतरी। ये चू वह था। हालांकि इस समय उसका शरीर हत्या के इरादे से भर गया था। वह अपनी तलवार से राजधानी से गुजरा और कोई भी उसका मैच नहीं था। उसने यान देश के शाही परिवार के सभी वंशजों को मार डाला जो उसे मिल सकता था। एट नोबल बन एट किसी के लिए भी जिसने उसे रोकने की हिम्मत की। उन सभी को एक ही स्लैश के साथ मार दिया गया था। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि यान देश के सभी जनरलों और अधिकारियों को अचानक मार दिया जाएगा और महल नष्ट हो जाएगा। यान का मूल रूप से सबसे मजबूत देश रातों रात ढह गया। ये सही है, कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो सरकारी मामलों की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ सके। जब खबर फैल गई तो सबसे पहले उत्साहित होने वाले दुनिया भर के अधिकारी थे, साथ ही साथ कुलीन परिवार भी थे। सभी सामंती राजवंशों में एक बार जब शाही परिवार ने अपना अधिकार खो दिया तो निश्चित रूप से एक विद्रोह होगा। आखिरकार सभी के दिलों में सम्राट यान पहले ही मर चुका था। 2 स्वर्ग रैंक बाहर चले गए थे, लेकिन एक पूरे शाही परिवार को मारने के लिए वापस आ गया था। इसका क्या मतलब था? सम्राट यान कैसे मृत नहीं हो सकता था? सम्राट यान मृत के साथ और यान देश के अन्य स्वर्ग रैंक के बुजुर्ग वापस लौटने में असमर्थ थे, उन्हें क्या डरना था? लेकिन ये सभी विषय बाद के लिए छोड़ दिए जाने थे। चूहे के आंगन में चेन तायांग को खुशी हुई जब उसने चूहे को देखा। आपने सम्राट को मार डाला। उद्धरण चिन्ह। चू उसने अपना सिर हिलाया। वह बच गया। वह आदमी स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने संक्षिप्त रूप से समझाया। चेन तायांग का चेहरा गिर गया।
फिर क्या मैं अभी भी महारानी बन सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह, आप वैसे भी महारानी नहीं हो सकते थे। चू, उन्होंने उदासीनता से कहा। बहुत ज्यादा मत सोचो, मुझे सम्राट होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह, चेन तायांग आश्वस्त नहीं थे। लेकिन आप अभी भी नहीं जा सकते हैं और एक गार्ड हो सकते हैं। आप एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ हैं। उद्धरण चिन्ह, मेरा युवा गुरु समृद्ध है। उद्धरण चिन्ह, कितना समृद्ध है? उद्धरण चिन्ह, उनका धन किसी देश को प्रतिद्वंद्वी कर सकता है। उद्धरण चिन्ह, चेन तायांग ने अपने होठों को कल किया और कहा, अगर वह आपको नहीं दे रहा है तो क्या बात है? उद्धरण चिन्ह, किसने कहा कि वह अपना धन नहीं देता है? पुरस्कार कभी भी 10,000 से कम नहीं होते हैं। चू, वह भी बहुत असंबद्ध था। कुछ और उल्लेख नहीं करने के लिए, बस उसे और झाओ जिन को खर्च करने में कभी कमी नहीं थी। वापस तो हम 100 फूलों के मंडप में थे। इस बिंदु पर चू उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। दरअसल चेन तायांग की आंखों में एक जानलेवा चमक थी। 100 फूल मंडप। उद्धरण चिन्ह, एक रेस्तरां। बहुत ज्यादा मत सोचो, यह एक बहुत प्रसिद्ध रेस्तरां है। उद्धरण चिन्ह, ओह हे, एक रेस्तरां के लिए एक अच्छा नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह, ये वास्तव में एक रेस्तरां है। उद्धरण चिन्ह, चू, उन्होंने जोर देकर कहा कि जाने से इनकार कर दिया। चेन तायांग ने अपनी जिद पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, भले ही आप यान देश के सम्राट नहीं बनना चाहते हो, लेकिन क्या आप महान क्यूई की भूमि को बहाल नहीं करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, चू, वह बेहोश हो गया। मेरे पास मूल रूप से कोई माता पिता नहीं थे। अब जब मैं अपनी पृष्ठभूमि जानता हूं, तो मैं बदला लेना चाहता था। ये केवल सही और उचित है। हालांकि अगर मैं अपने देश को पुनर्जीवित नहीं करता तो ये ठीक है। मुझे पता है कि मैं इस जीवन में केवल एक तलवारबाज हूं। उद्धरण चिन्ह, चूंकि देश मर चुका है, इसलिए इसे रहने दें। उद्धरण चिन्ह, चेन तायांग ने कड़वी बात कही, मैंने आपके साथ शतारांकंती नहीं खाने का पालन किया। मुझे महिमा और धन चाहिए। उद्धरण चिन्ह, हाँ, चिंता मत करो, मेरे युवा मास्टर के पास बहुत पैसा है। आपको पता चल जाएगा कि हम चू पर कब जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, चू, वह अभी भी सू वेन के धन पर भरोसा करता था। अब जब उसने अपना बदला ले लिया था, तो उसकी एक चिंता का समाधान हो गया था। हालांकि वह अभी भी अपने गुरु और सू वेन से चूक गए। अगर उसे डर नहीं था कि उसके शरीर में राक्षसी क्यूई उजागर हो जाएगा, तो चू वह एक नजर लेने के लिए नौ नीदरलैंड द्वीप पर गया होगा। इस बीच दानव दायरे में सू वेन एक घोड़े की खींची हुई गाड़ी में पड़ा था। खैर, वास्तव में इसे घोड़ा नहीं कहा जा सकता था। ये दानव दुनिया का एक शातिर जानवर था। मानव दुनिया के योद्धाओं की तुलना में ये बहुत लंबा और मजबूत था। हालांकि इसका स्वभाव अभी भी अपेक्षाकृत विनम्र था। इतने वर्षों के अपव्यय के लिए इस्तेमाल किए जाने के बाद अंत में सू वेन ने गाड़ी लेने के लिए चुना। बाई युक्सी सू वेन के पास बैठी और बोली, सीनियर सू, वास्तव में ऐसा कोई मानव बच्चा नहीं है जैसा आपने उल्लेख किया है। हमने पहले ही कई शहरों और कस्बों के बारे में पूछताछ की है, लेकिन कोई नहीं जानता है हमारे दानव क्षेत्र में मनुष्य कैसे हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, मैं देख रहा हूं। उद्धरण चिन्ह, सू वेन ने प्रतिक्रिया में ग्रहण किया। बाय युक्सी ने अपने टेपिड उत्तर पर असहाय महसूस किया। जब तक हम राक्षसी जनजाति के क्षेत्र को नहीं छोड़ते हैं, तब तक कितना लंबा है? उद्धरण चिन्ह, बाय युक्सी ने सू वेन को संदिग्ध रूप से देखा। वह राक्षसी जनजाति का सदस्य था, इसलिए वह कैसे नहीं जान सकता था। उसके दिल में शक बढ़ गया। सी 277, आप योग्य नहीं है। अध्याय 277, आप योग्य नहीं है। हालांकि बाय युक्सी को शक था, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। सू वेन के प्रश्न का सामना करते हुए बाय युक्सी ने फुसफुसाया, हम 1 और 5 दिनों में किए जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, जैसा कि उसने बात की थी, वह उसके थोड़ा करीब चली गई। सू वेन ने उसकी तरफ देखा। यह एक बहुत ही खास महिला थी, लेकिन उसका मकसद बहुत स्पष्ट था। जाहिर है, वह केवल सू वेन की सुरक्षा चाहती थी। वह केवल अपनी शक्ति के लिए प्रशंसा और प्यासा था। हालांकि सू वेन ने परवाह नहीं की। एक विशेषज्ञ के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपना लाभ उठाएगा जो उसके पास था। संक्षेप में, शक्ति, पैसा और रूप सभी उद्देश्य की स्थिति थी। वह फिर क्या कह रहा था? अच्छे लग रहे थे 1000 में से एक, और दिलचस्प आत्माएं 1 मिलियन में एक थी। लेकिन फिर कोई भी व्यक्ति एक दिलचस्प आत्मा के लिए एक अच्छे दिखने वाले व्यक्ति को पसंद करेगा जो 1.5 मीटर लंबा था और फिर भी इसका वजन 150 पाउंड था। ये वास्तविकता थी। इसलिए सू वेन भी बहुत हैरान था।
अपने पिछले जीवन में उन टेलीविजन नाटकों में पुरुष नेतृत्व हमेशा स्पष्ट रूप से बहुत समृद्ध था, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए नरक तुला था जिसे सच्चा प्यार पाने के लिए पैसे से प्यार नहीं था। क्या सच्चा प्यार बिल्कुल नहीं बदल सकता था? इसके अलावा क्या यह हो सकता है कि पैसे से प्यार करने का मतलब यह नहीं था कि यह सच्चा प्यार था? सुंदर, उसने बाई युक्सी के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे रगड़ना शुरू कर दिया जैसे वह बिल्ली का बच्चा पाल रहा हो। भगवान, कुछ लोग हमें बाधित कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अचानक गाड़ी के बाहर से आवाज आई। सू वेन ने पर्दा उठाया और समूह के सामने लोगों के एक बड़े समूह को देखा। हालांकि इस टीम में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के अलावा लगभग दसियों हजार माउंटेनस रॉक पिग्स थे। जाहिर है, यह एक टीम थी जो पहाड़ी रॉक सुअरों के परिवहन के लिए जिम्मेदार थी। एस्कॉर्ट सभी लंबे, अंधेरे चमड़ी वाले थे और चमकदार तराजू थे। वे सभी ब्लैक स्केल जनजाति से थे। पूछे कि क्या हुआ? सू वेन ने लापरवाही से कहा। व्हाइट दानव रेस का एक आदमी बाहर चला गया और दोनों पक्ष बातचीत करने लगे। एक पल के बाद वह आदमी लौट आया और रिपोर्ट किया, भगवान, ये लोग हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। हो, क्यों? सू वेन ने पूछा। आमतौर पर दानव दायरे के विभिन्न जनजातियों ने शायद ही कभी बाहरी लोगों के साथ सहयोग किया। जनजातियों के बीच विश्वास अपेक्षाकृत कम था। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, यदि व्हाइट दानव जनजाति के प्रमुख स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ सू वेन के बजाय कोई और व्यक्ति थे, तो वे पहले से ही अपने लोगों को पर्वतीय रॉक सुअरों को छीनने के लिए प्रेरित कर सकते थे। वे एक साथ क्यों जाएंगे? उन्होंने कहा कि उन्हें अभी खबर मिली है कि कुछ दिन पहले एक दस्यु समूह आया था। वे बहुत मजबूत हैं और कुछ टीमों को पहले ही पूरी तरह से मिटा दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। आदमी ने सू वेन को समझाया। सू वेन को एक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि वे ऐसा कर रहे थे। सू वेन को दस्यु समूहों के बारे में पता था। वे दानव क्षेत्र में अद्वितीय अस्तित्व थे। हालांकि दानव दायरे विभिन्न जातियों से बना था, लेकिन स्वतंत्र विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। कुछ लोग मजबूत होने के बाद एक बल बनाना चाहते थे। वे बच्चों को जन्म देने और उनका पोषण करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए वे राक्षसों के एक समूह के साथ सेना में शामिल होने, हत्या, लूट और खुशी से रहने का विकल्प चुनते हैं। एक शक्तिशाली दस्यु समूह शहरों को नष्ट कर सकता है और गांवों को उखाड़ सकता है। जैसा कि उन दोनों ने बातचीत की, कोई अचानक चला गया। सू वेन ने ब्लैक स्केल जनजाति के इस साथी को चलते हुए देखा। वह लंबा था और उसकी उम्र बताना असंभव था। राक्षसी जनजाति का ये भगवान, मैं ब्लैक स्केल रेस का वंशज हूं। मैं आपसे साथ देने का अनुरोध करता हूं। हम आपको मुआवजे के रूप में 1000 मध्यम श्रेणी के दानव स्टोन्स की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। आदमी ने गहरी गेंदबाजी की। उनका रवैया बहुत सम्मानजनक था। वास्तव में, हालांकि ब्लैक स्केल रेस राक्षसी जनजाति की एक अधीनस्थ दौड़ थी, इसका मतलब यह नहीं था कि सभी ब्लैक स्केल रेस सदस्यों को उनके मिलने पर अपना सिर कम करना था। यह दोनों पक्षों की स्थिति पर भी निर्भर करता था। जाहिर है, दूसरी पार्टी ने खुद को बहुत कम स्थिति में रखा था। पहले दानव पत्थर दें, सू वेन ने गहरी आवाज में कहा। यह कहना था कि वह हाल ही में काफी गरीब था। इतने सारे अधीनस्थों के साथ उन्हें रास्ते में भोजन और आवास के लिए भुगतान करना पड़ता था। एक मुद्रा के रूप में दानव दायरे दानव पत्थर को 4 ग्रेड में विभाजित किया गया था। निम्न, मध्यम, उच्च और शीर्ष ग्रेड। चूंकि दूसरी पार्टी ने उन्हें पैसे दिए थे, इसलिए सू वेन ने स्वाभाविक रूप से उन्हें साथ लाने का मन नहीं बनाया। किसी भी मामले में पैसे स्वीकार करना और कुछ भी नहीं करना उसकी दुनिया से एक पैतृक परंपरा थी। उस व्यक्ति की आंखें खुशी से चमक गईं। उसने जल्दबाजी में दानव के पत्थरों को निकाल लिया और जाने से पहले उन्हें सू वेन को सौंप दिया। सू वेन गाड़ी में लौट आए और टीम ने धीरे धीरे सेट किया। 2 समूह, एक काले और एक सफेद, स्पष्ट रूप से अलग हो गए थे। ब्लैक स्केल जनजाति सदस्य भी अपने शिविर में लौट आए। कोई तुरंत उसका स्वागत करने के लिए आगे आया। नेता, ये कैसे है? उद्धरण चिन्ह। वह सहमत हो गया। हे, इन बेवकूफों, पहले उनके साथ चलो। यदि हम एक दस्यु समूह का सामना करते हैं, तो वे हमें कुछ दबाव साझा करने और डाकुओं को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। यदि हमारी यात्रा सुचारू है, तो जब हम निकलेंगे, हम इन व्हाइट दानव जनजाति के सदस्यों को काट देंगे। नेता की आंखें भयंकर रोशनी से चमक उठी। उन्होंने सू वेन को इतने सारे दानव पत्थर देने की योजना नहीं बनाई थी। जाहिर है, ये लोग सिर्फ अधिक जनशक्ति चाहते थे। इसके अलावा, इस नेता की 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक की खेती थी।
हालांकि अभी भी कुछ ब्लैक स्केल क्लैंसमैन थे जिन्होंने चिंतित होकर कहा, लेकिन उस गाड़ी में एक राक्षसी जनजाति सदस्य है। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक स्केल रेस के नेता ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तो क्या होगा अगर वह दानव रेस से है? व्हाइट दानव रेस को देखें जो वह अग्रणी है। उनमें से सबसे अधिक खेती केवल पृथ्वी रैंक के 6वें ग्रेड पर है। भले ही उनकी खेती अधिक हो, लेकिन 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक पहले से ही प्रभावशाली है। हमारे बीच कुल 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक है। क्या आपको लगता है कि मैं इस कचरे के साथ यात्रा करना चाहूंगा? वे सिर्फ तोपचारे हैं। उद्धरण चिन्ह। समय आने पर हम उस राक्षसी जनजाति के सदस्य को एक साथ मार देंगे। जब तक हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई सबूत नहीं है, कोई भी परवाह नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने वास्तव में इसकी योजना काफी अच्छी तरह से बनाई थी। सभी ने धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। पहला दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। हालांकि कई ब्लैक स्केल आदिवासियों ने व्हाइट दानव जनजाति की महिलाओं पर अपनी नजर रखना शुरू कर दिया था। आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आप लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने बाहर हंगामा सुना। वह तंबू से बाहर चला गया और देखा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के गले में थे, एक दूसरे से भिड़ रहे थे। सु वेन ऊपर चला गया और एक सफेद दानव जनजाति लड़की को अव्यवस्थित कपड़े के साथ मौके पर खड़ा देखा। उसके शरीर पर कुछ घाव थे और साथ ही कुछ ब्लैक स्केल जनजाति के सदस्य भी थे। क्या हुआ? सु वेन ने पूछा। व्हाइट दानव जनजाति के एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा, मेरे स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, मेरी बहन अभी शौचालय गई थी, लेकिन ब्लैक स्केल जनजाति के सदस्य ने बीमार इरादों के साथ पीछे छोड़ दिया। ये हमारे समय पर आगमन के लिए धन्यवाद है। इस कमीने ने वास्तव में कहा कि मेरी बहन ने उसे बहकाया। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपने लोगों को देखा और फिर ब्लैक स्केल जनजाति में उसके मुंह का कोना एक मुस्कान में बदल गया। इस समय ब्लैक स्केल जनजाति के नेता पहुंचे। ब्लैक स्केल रेसमैन जो व्हाइट दानव जनजाति को चिढ़ा रहा था, उसने अपनी पीठ को और भी सीधा किया और उदासीनता से कहा, ये सही है। मैं बस दृश्यों को देख रहा था जब वह आया और अपनी पैंट उतार दी। अगर वह मुझे बहका नहीं रही है, तो वह क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ब्लैक स्केल जनजाति के कमांडर तुरंत उग्र हो गए और उन्हें थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ गए। पा। आवाज तेज और जोरदार थी। ब्लैक स्केल रेस कमांडर फिर घूम गया और सु वेन पर मुस्कुराया। भगवान, ये सख्त नहीं होने के लिए मेरी गलती है। अब ऐसा कुछ हो गया है, मैं इस महिला से माफी मांगता हूं और उसे 500 निम्न श्रेणी के दानव स्टोन्स की भरपाई करूंगा। कृपया इसे स्वीकार करें और इस मामले को पास होने दें। उद्धरण चिन्ह। उनका रवैया बेहद विनम्र था। दुर्भाग्य से सु वेन कभी भी एक महान व्यक्ति नहीं थे। उसने स्नेह किया और उदासीनता से कहा, उसे कास्ट करें। उसे कास्ट करें और हम इस मामले को भूल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या उसने सोचा था कि यह इतनी आसानी से हल हो सकता है कि उसने आदमी को सिर्फ एक थप्पड़ दिया? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी के भाव बहुत बदल गए। ब्लैक स्केल कमांडर का दिमाग दौड़ गया। कैस्ट्रेशन निश्चित रूप से एक विकल्प नहीं था। अंत में, यदि वह अब अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा के लिए एक झटका होगा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, भगवान, कृपया शांत हो जाओ। इस बार हम गलत थे। मैं 1000 मिड ग्रेड दानव स्टोन्स के साथ क्षतिपूर्ति करने को तैयार हूं। इस बार मैं उसे छोड़ दूंगा। अगर अगली बार है, तो मैं निश्चित रूप से उसे प्रभु के निर्देशों के अनुसार दंडित करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है, वह शांति बनाए रखना चाहता था। इसके अलावा, जब तक वह सुरक्षित रूप से पर्वत श्रृंखला से गुजरता है, तब तक वह इसे वापस छीन लेगा, चाहे उसने सु वेन को कितने भी राक्षस पत्थर दिए हो। दरअसल, वह ब्लैक स्केल ट्राइब के सदस्य पर भी बहुत गुस्सा था जिसने परेशानी पैदा की। हालांकि, दानव दायरे में माहौल इस तरह था। उचित होना असंभव था और सुरक्षात्मक होना सामान्य था। यदि वह अपने ही नेता की रक्षा नहीं कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से अपनी दौड़ से छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, वह केवल एक कमांडर था। यदि वह वास्तव में अपने आदिवासी को कास्ट करता है और कबीले में लौट आता है, तो उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। मिलॉर्ड, उन्होंने कम आवाज में कहा, हमारे कबीले में एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ है। कृपया हमें कुछ चेहरा दें और इस बारे में भूल जाएं। उद्धरण चिन्ह। जब व्हाइट दानव जनजाति ने सुना कि दुश्मन के समूह में एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ था, तो उनके भाव सभी बदल गए। जिस महिला को सु वेन के करीब ले जाया गया और फुसफुसाया, भगवान, मैं ठीक हूं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना सिर झुका लिया और उसके सामने वाले व्यक्ति को देखा।
वह अपनी पुरानी यादों को वापस भागते हुए आया। पा सु वेन ने कमांडर को थप्पड़ मारा क्योंकि वह ठंड से हंसा था। बी स्टार्ट, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मुझे इससे नफरत है जब लोग मुझे सबसे ज्यादा धमकी देते हैं। उद्धरण चिन्ह, आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, सु वेन के थप्पड़ ने एक सीन का घोंसला बनाया था। सभी काले तराजू उग्र हो गए। उन सभी ने अपने कृपाण खींचे और आगे बढ़े। माहौल तनावपूर्ण था और संघर्ष टूटने वाला था। उस समय एक जोरदार चिल्लाहट सुनी गई थी, एक दुश्मन है। उद्धरण चिन्ह, सभी ने मुड़कर देखा कि 100 से अधिक लोग भाग रहे हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग पृथ्वी रैंक के 8वें या 9वें ग्रेड पर थे। उनकी खेती का स्तर बहुत अधिक था। इसके अलावा सभी प्रकार की जनजातियां थीं। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह, एक घमंडी रानी जैसी हंसी सुनी गई। नेता राक्षसी जनजाति की एक महिला थी। उसके चेहरे की विशेषताओं को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया था, उसे एक शानदार रूप दिया। हालांकि उसकी बाईं आंख पर एक लंबा निशान था। इस महिला की आंख खो गई थी। इसके अलावा उसके गाल के दोनों तरफ निशान थे। जाहिर है वे कुछ तेज हथियार से पीछे रह गए थे। एटैक नोबल एट। सभी पर्वतीय रॉक सुअरों, आत्मा कलाकृतियों और दानव पत्थरों को पीछे छोड़ दें। यदि आप नहीं करते हैं तो आप सभी आज यहां मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, महिला चिल्लाया। सु वेन ने इन लोगों को अपने सामने देखा और चुप रहे। हालांकि उन्होंने अपने दिल में गणना करना शुरू कर दिया। ब्लैक स्केल जनजाति के नेता सु वेन को देखने के लिए मुड़ने से पहले एक पल के लिए चुप हो गए। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, भगवान, अब हमारे लिए बाहर गिरने का समय नहीं है। मैं आपको इसके लिए एक स्पष्टीकरण दूंगा, लेकिन आपको हमारे साथ लड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह, जैसा कि उन्होंने बात की थी, वह अचानक चारों ओर घूम गया और बाहर निकल गया। ब्लैक स्केल के सदस्य को छाती में मुक्का मारा गया था और उसने एक मुंह से खून निकाला। वह जमीन पर गिर गया, मर गया। उसने इस व्यक्ति को मारने के लिए चुना और उसके बजाय उसे नहीं मारा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इस साथी को कास्ट करना इस स्थिति में उसे मारने से अलग नहीं था, और यह उसके अधीनस्थों की नसों को भी उत्तेजित करेगा। आखिरकार एक आदमी के रूप में मौत की तुलना में अधिक अस्वीकार्य था। हे, सु वेन ने स्नेह किया। यह साथी काफी निर्णायक था। अपने कार्यों को देखते हुए नेतृत्व में महिला ने ठंड से चिल्लाया, संघर्ष करने की कोशिश न करें। आपके लिए हमें हराना असंभव है। यदि आप हमला करने की हिम्मत करते हैं तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। उद्धरण चिन्ह, वह लड़ने से डरती नहीं थी, बल्कि चिंतित थी, क्योंकि ब्लैक स्केल जनजाति और व्हाइट दानव जनजाति में काफी लोग थे। भीतर कुछ विशेषज्ञ भी थे। युद्ध में जीतने पर भी उन्हें भारी हताहत होना पड़ेगा। इस शांति से निपटाना सबसे अच्छा था। हालांकि उसकी आंखों में उत्सुकता छिपी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वह माउंटेनस रॉक पिग्स को ब्लैक स्केल जनजाति द्वारा बचाए जाने पर देखती थी। यह स्वर्ग रैंक की सफलता के लिए सबसे बड़ी गारंटी थी। ब्लैक स्केल कमांडर चिल्लाया, हमारे पास अतीत में कोई शिकायत नहीं है, और न ही हमारे पास हाल ही में कोई शिकायत है। हम अपने खुद के व्यवसाय को ध्यान में रखेंगे। जब से हर कोई आया है, हम आपको कुछ भी नहीं आने दे सकते। यदि आप छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं 3000 मिड ग्रेड दानव पत्थरों की पेशकश करने को तैयार हूं। वह जानता था कि उसे कुछ लाभ देना है। दुर्भाग्य से दस्यु नेता दानव पत्थरों को बिल्कुल नहीं चाहते थे। उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, हम दानव पत्थर नहीं चाहते हैं। जब तक आप माउंटेनस रॉक पिग्स को पीछे छोड़ते हैं, मैं आपको जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह, ब्लैक स्केल ट्राइब्समैन के भाव बदल गए। इन पर्वतीय रॉक सुअरों को वापस जनजाति में ले जाया जाना था। यदि वे वास्तव में उन्हें वापस नहीं ला सके तो केवल मृत्यु ने उनकी प्रतीक्षा की। असंभव, मैंने आपको एक भी सुअर नहीं दिया। वह दृढ़ संकल्प के साथ दहाड़ता रहा। हालांकि सु वेन ने उसके पीछे देखा। आकाश में एक व्यक्ति तेजी से उड़ रहा था। अचानक परिवेश बदल गया। एक बढ़ते हुए राक्षसी कीवी ने परिवेश को काला कर दिया। उपस्थित सभी के भाव काफी बदल गए। एक भयानक दबाव नीचे उतरा। आकाश में एक व्यक्ति हवा में खड़ा था, उसकी काली अजगर हवा के बिना कांप रही थी। एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ जो इसके अलावा डोमेन प्राप्त कर सकता है। शक्तिशाली दबाव में उपस्थित सभी लोग घुटने टेक देते हैं। ऐसा नहीं था कि वे घुटने टेकना चाहते थे, बल्कि भयानक दमनकारी उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि सु वेन एक शांत अभिव्यक्ति के साथ मौके पर खड़ा था। आकाश का व्यक्ति चू जून का 5वां पुत्र चू येमिंग था। महिला राक्षसी जनजाति दस्यु भी स्तब्ध थी। जब ऐसे स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ का सामना करना पड़ा तो उनका जीवन दूसरों के हाथों में था।
चू यिमिंग हवा में खड़ा था क्योंकि उसकी ठंडी टकटकी पूरे कमरे में बह गई थी। अंत में उन्होंने सू वेन को देखा और ठंड से कहा, क्या आप आत्महत्या करने जा रहे हैं या क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे करूं? उद्धरण चिन्ह। उसे सू वेन को मारने का आदेश दिया गया था। रास्ते में उन्हें पता चला कि सू वेन के साथ सैकड़ों व्हाइट दानव जनजाति के सदस्य थे। इसके लुक से सू वेन ने दौड़ना बंद कर दिया होगा। तभी सभी को एहसास हुआ कि सू वेन केवल एक ही खड़ा था। क्या बुरा है? मादा अंदर की ओर शाप देती है। हम 2 स्वर्ग रैंक में क्यों भागे? उद्धरण चिन्ह। जो कोई भी अभी भी इस तरह के दबाव में खड़ा हो सकता है वह निस्संदेह स्वर्ग रैंक पर था। ब्लैक स्केल जनजाति के नेता भी दंग रह गए। क्या वह व्यक्ति था जो स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ के खिलाफ योजना बना रहा था? यह बहुत डरावना था। यह एक अच्छी बात थी कि वह अंतिम चरण में नहीं पहुंचा था। अन्यथा यदि वह शत्रुतापूर्ण मोड़ लेता है और यह पता लगाता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ था, तो क्या वह गहरी परेशानी में नहीं होगा? सू वेन ने चू यिमिंग को देखा और मुस्कुराया। आप वास्तव में आश्वस्त हैं? उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने गंभीरता से कहा, बेशक मैं आश्वस्त हूं। मैं दानव सम्राट चू जंग चू याइमिंग के 5वें बेटे हूं। क्या आपने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण उन्होंने कहा कि सभी राक्षसों के भाव काफी बदल गए। दानव भगवान चू याइमिंग। उद्धरण चिन्ह। ये वास्तव में उसे है। हम समाप्त कर रहे हैं। उसका कोई दुश्मन नहीं बचा है। दानव भगवान कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। महान दानव भगवान कृपया उदार बने। हम सभी राक्षसी जनजाति के अधीनस्थ हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी राक्षसों को जमीन पर रखा गया, कांपना और दया की भीख मांगना। केवल सू वेन की व्हाइट दानव जनजाति चुप रही। वे अच्छी तरह जानते थे कि सू वेन के बिना वे बहुत पहले मर चुके होंगे। हालांकि सभी के दिलों में निराशा बढ़ गई। सू वेन ने कांपते हुए ब्लैक स्केल ट्राइब कमांडर को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? क्या ये साथी बहुत प्रभावशाली है? उद्धरण चिन्ह। ब्लैक स्केल जनजाति गर्जना करती है, दानव भगवान के लिए कठोर मत बनो। यदि दानव भगवान हमला करता है तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। हमें फंसाओ मत। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग इस साल 220 साल के थे। हालांकि वह सबसे बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन वह प्रतिभाशाली था। इसके अलावा वह हत्या में निर्णायक था। जब से वह छोटा था, उसने युद्ध के लिए राक्षसी जनजाति का नेतृत्व किया था। वह दक्षिण से उत्तर की ओर लड़े थे और उनकी अनगिनत सैन्य उपलब्धियां थीं। उनकी खेती युवा पीढ़ी के बीच बेजोड़ थी। बेशक उन्हें अब युवा नहीं माना जाता था। हालांकि चुजून का चेहरा एक युवा का था। वह संभवतः खुद को अपनी उम्र से अधिक उम्र का नहीं बना सकता, है ना? इस प्रकार, यहां तक कि जब वह तीसरी कक्षा के स्वर्ग रैंक पर था और तब उसके शरीर का पुनर्निर्माण किया था, तब भी उसने खुद को एक युवा रूप दिया। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा, ये राक्षसी जनजाति या पूरे दानव दायरे में हो, पहले स्थान पर था। यह विशेष रूप से राक्षसी जनजाति के लिए सच था। उनकी प्रतिष्ठा गड़गड़ाहट के रूप में शानदार थी। इन राक्षसों का विरोध करने का दिल कैसे हो सकता है? इसके अलावा इस व्यक्ति के तरीके निर्मम और ठंडे खून वाले थे। ब्लैक स्केल जनजाति के सदस्य ने अपने साहस को बढ़ाया और जोर से कहा, ग्रेट दानव लॉर्ड, हम इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम आपके लिए उसे मारने वाले थे। उद्धरण चिन्ह। दस्यु समूह की महिला नेता ने भी सख्ती से कहा, ऐसा है ग्रेट दानव भगवान, आप बस थोड़ा जल्दी आ गए। यदि आप थोड़ी देर बाद होते तो हम पहले ही इस साथी को मार देते। उद्धरण चिन्ह। यदि सू वेन एक स्वर्ग रैंक की खेती करने वाला था तो उन दोनों ने परवाह नहीं की। वे पहले अपनी वफादारी दिखाना चाहते थे। उनकी शक्तिशाली ताकत और भयानक दबाव ने सभी को विरोध करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति खो दी। उन्होंने सू वेन के साथ जोर से संबंध काटे और अपनी वफादारी व्यक्त की, जीवित रहने का मौका पाने की कोशिश की। बाय युक्सी भी डर महसूस कर रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह जानती थी कि भीख मांगते हुए भी यह बेकार है। यह मामला उनकी वजह से शुरू हुआ था, इसलिए चू यिमिंग उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। सू वेन ने अपना सिर उठाया और चू यिमिंग को मुस्कुराते हुए देखा। आपकी प्रतिष्ठा वास्तव में छोटी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग यह नहीं बता सकता था कि वह उसे चिढ़ा रहा था। एक नर्म आवाज में उन्होंने कहा, राक्षसी जनजाति के सदस्य के रूप में आप स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गए, लेकिन आपने रॉयल फादर को रिपोर्ट नहीं किया और जनजाति की सेवा नहीं की। आपने अपने ही आदिवासियों को भी मार डाला। तुम मरने के लायक हो। हालांकि ये देखते हुए कि आप पहाड़ों से हैं, मैंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। यदि आप मुझे वापस लेने और रॉयल फादर और मेरी सेवा करने के लिए तैयार हैं, तो यह मामला सुलझा लिया जाएगा।
उद्धरण चिन्ह। चू जन का आदेश सू वेन से छुटकारा पाने के लिए था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे विशेष रूप से उसे मारना था। इस समस्या को हल करने के कई तरीके थे। आखिरकार स्वर्ग रैंक के किसान कीमती संसाधन थे। चू यिमिंग की राय में, अगर उसके सामने ये साथी उसकी सेवा करने के लिए सहमत हो जाता, तो वह अपना जीवन छोड़ देता। उसे अपनी सेनाओं को मजबूत करना था। स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों द्वारा आना मुश्किल था। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दस्यु समूह के नेता और ब्लैक स्केल जनजाति के नेता अवाक थे। क्या ये लोगों के साथ नहीं खेल रहा था? अभी अभी उन दोनों ने ये भी कहा कि वे सू वेन को मारना चाहते थे। यदि सू वेन उनके अनुरोध पर सहमत हो गया, तो वह अब उन दोनों को अस्तित्व से मिटा सकता है। सू वेन ने चुपके से अपना सिर हिलाया। यदि वह सू की तलाश में नहीं था, तो वह वास्तव में चू यिमिंग का अनुसरण कर सकता था और चूजून के खिलाफ एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभा सकता था। लेकिन अब समय नहीं था। सू वेन के पैर जमीन से थोड़ा हटकर धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगे। उन्होंने कहा और तिरस्कार में कहा, चू जन, मुझे ये बताने के लिए होना चाहिए कि आपने अभी क्या कहा। आप योग्य नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, सू वेन पहले से ही चू यिमिंग के सामने तैर गया था। ऊपर से नीचे देखते हुए उसकी आंखें ठंडी थीं। उसकी आभा थोड़ी फैल गई। अगला दूसरा। परिवेश में बढ़ती राक्षसी क्यूई तुरंत गायब हो गई। चू यिमिंग की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसका डोमेन बिखर गया था। दूसरी पार्टी के लिए उन्होंने अपने डोमेन को सक्रिय भी नहीं किया। बस थोड़ी सी आभा निकालकर उसका डोमेन पहले ही टूट चुका था। वह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अभी अभी टूटा हो। ये व्यक्ति कौन था? राक्षसी जनजाति में अभी भी ऐसे विशेषज्ञ थे जो इतनी गहराई से छिपे हुए थे। सी 278 राक्षसों को प्रस्तुत करने के लिए राक्षसों का उपयोग करना। अध्याय 278 राक्षसों को प्रस्तुत करने के लिए राक्षसों का उपयोग करना। राक्षसी जनजाति में अभी भी ऐसे विशेषज्ञ थे जो इतनी गहराई से छिपे हुए थे। चू यिमिंग का जबड़ा गिरा। यहां तक कि राक्षसी जनजाति के राजकुमार के रूप में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा शक्तिशाली स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ होगा जो जनजाति के नियंत्रण से बाहर था। आदमी ने लापरवाही से अपने डोमेन को चकनाचूर कर दिया था। हालांकि बोलने से पहले सू वेन पहले ही चले गए थे। सू वेन के शरीर के प्रकाश की धारा में बदल जाने के कारण एक ध्वनि उछाल फूट गया। इससे पहले कि उनकी आवाज चू यिमिंग तक पहुंच पाती, सू वेन पहले ही आ चुके थे। पेंग। सू वेन की मुट्ठी चू यिमिंग के गार्ड पर उतरी। चू यिमिंग काफी सक्षम थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपनी रक्षा के लिए अपनी बाहें उठाईं। हालांकि भारी प्रभाव ने उसे उड़ान भरी। उसने मुश्किल से अपनी बाहों को पार किया था। हालांकि सू वेन ने कोई ताकत नहीं लगाई थी। उनके प्राकृतिक दुश्मन की उत्पत्ति क्यूई में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसमें कोई तकनीक शामिल नहीं थी। यह सिर्फ एक साधारण पंच था। हालांकि बल पूरी तरह से चू यिमिंग की अपेक्षाओं से परे था। जमीन पर लोगों के लिए उनके शरीर को आराम दिया गया क्योंकि उन्हें भारी दबाव से हटा दिया गया था। उन्होंने आकाश में सू वेन को देखा, जो अपने लाभ का पीछा नहीं कर रहा था, एक गूंगे तरीके से। उन्होंने अभी क्या देखा? प्रसिद्ध दानव लॉर्ड चू यिमिंग को इस आदमी के पंच द्वारा उड़ान भरते हुए भेजा गया था। किसी को भी स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है। जो लोग आगे बढ़ेंगे वे मर जाएंगे। सू वेन ने ठंड से थूक दिया। इसके बाद उन्होंने चू यिमिंग का पीछा किया जिन्हें उड़ान भरते भेजा गया था। वह अपने डोमेन को प्राप्त नहीं करना चाहता था। आखिरकार उनका डोमेन बहुत बड़ा और विशिष्ट था। हालांकि फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि चू यिमिंग, जो स्वर्ग रैंक के 5वें ग्रेड में भी थे, उन्हें हरा सकते थे। उड़ान भरने के लिए भेजे गए चू यिमिंग ने अपनी गति को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। विशाल शक्ति ने उसे उड़ान जारी रखने के लिए मजबूर किया। यह भावना अच्छी नहीं थी। यह ऐसा था जैसे उसने वह शक्ति खो दी हो जिस पर उसे हमेशा गर्व था। लेकिन तुरंत बाद एक और भी तेज आंकड़ा खत्म हो गया। यह सू वेन था। उसने उस पर एक और मुक्का फेंका। बूम। चू यिमिंग ने क्यूई बल रक्षा को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। सू वेन ने इस पंच में स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई के साथ अपनी सच्ची क्यूई को जीत लिया था, जिससे यह हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली हो गया था। चू यिमिंग केवल अपनी बाहों से इसे अवरुद्ध कर सकता था। हालांकि एक पल में तीव्र दर्द ने उसके शरीर पर हमला किया। क्रैक। उसने अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। एक स्वर्ग रैंक कृषक इतनी आसानी से कैसे घायल हो सकता है? उसके लिए उसने केवल एक दूसरा पंच लिया था, इससे पहले कि उसकी हड्डियां फटने लगे। इस आदमी की खेती क्या थी? 7वीं कक्षा स्वर्ग रैंक। 8वीं।
बहुत कम से कम चू यिमिंग के ज्ञान के अनुसार यहां तक कि 6वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक में ऐसी भयानक विनाशकारी शक्ति नहीं थी। सु वेन ने शुरू से अंत तक किसी भी घातक चाल का उपयोग नहीं किया। उसने केवल अपनी ताकत को अपनी मुट्ठी में केंद्रित किया और हमला किया। चू यिमिंग को फिर से उड़ान भरते हुए भेजा गया। हालांकि जैसे ही उन्होंने इस बार उड़ान भरी, सु वेन ने सूट का पालन किया। सु वेन तुरंत चू यामिंग के नीचे दिखाई दिया। वह जोर से गर्जना करता है, शोरुकन। उद्धरण चिन्ह। क्लासिक गेम स्ट्रीट फाइटर से क्लासिक राइजिंग ड्रैगन मुट्ठी पहली बार इस दुनिया में दिखाई दी। उनकी मुट्ठी बेरहमी से चू यिमिंग की पीठ पर उतरी। क्रैक क्रैक, हड्डियों के बिखरने की आवाज भी थी। दर्द ने चू यिमिंग को सुन्न महसूस किया। नहीं, मैं मरने जा रहा हूं। यह आदमी बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही चू यिमिंग ने फिर से आकाश में उड़ान भरी, उसका दिल निराशा से भर गया। हालांकि जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, उन्होंने सु वेन को अपनी आंख के कोने से देखा। सु वेन का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। उसने अपनी बाहों को पार किया और एक स्लेज हेमर की तरह नीचे झूलने से पहले एक मुट्ठी बनाई। इस बार वह तेज और निर्दयी था। बैंग! उनकी मुट्ठी बेरहमी से चू यिमिंग के सिर पर धंस गई। चू यिमिंग बेहद तेज गति से आकाश से गिर गया। बूम! वह बेरहमी से जमीन में धंस गया, जिससे धूल का एक विशाल बादल बन गया। इस समय चू यिमिंग अब बहुत दुखी लग रहा था। उसके माथे का आधा हिस्सा पहले से ही अंदर था और उसके माथे से लगातार खून बहता था। उसकी रीढ़ भी कई वर्गों में टूट गई थी। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वे लंबे समय तक मर जाते। ये सब उनके स्वर्ग रैंक की खेती के लिए धन्यवाद था जिसे वह धारण करने में सक्षम थे। उनके 5वें ग्रेड हेवन रैंक शरीर ने अपने जन्मजात उपचार कारक को सक्रिय कर दिया था, जिससे उन्हें ठीक होने में मदद मिली। सु वेन पहले ही धूल के बीच उतरा था। वह कदम से कदम पर चला गया, धूल के दबंग और अभिमानी के माध्यम से उसका आंकड़ा। उसके हाथ में एक लाल तलवार दिखाई दी। जब सु वेन बाहर चला गया तो चू यिमिंग का दिल डर से भर गया। यह आदमी बहुत भयानक था। उन्हें कहा जा सकता है कि वह अपने जीवन में अब तक का सबसे मजबूत दुश्मन था। सु वेन धीरे धीरे चू यिमिंग के सामने चला गया और उसे नीचे देखा जैसे वह एक चींटी को देख रहा हो। यह दानव सम्राट के बेटे चू यिमिंग के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह हारा हुआ था। उसका शरीर अभी भी ठीक होने के बीच में था। इसके अलावा भयानक रूप से शक्तिशाली सु वेन का सामना करते हुए चू यिमिंग ने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि उनके पास हमला करने की हिम्मत नहीं थी। वह ये भी नहीं जानता था कि क्या करना है। सु वेन का चेहरा ठंडा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चू यिमिंग की पहचान क्या थी, यह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। वह फुसफुसाया, नरक में जाओ। अपने अगले जीवन में मेरे दुश्मन मत बनो। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने बात की, उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। रुको, मेरे पास एक गुप्त तकनीक है। यदि आप मुझे मारते हैं तो ये सीधे आप पर ताला लगाएगा। मेरे पिता निश्चित रूप से मेरा बदला लेंगे। जीवन और मृत्यु के क्षण में चू यिमिंग मशीन गन की तरह था। उसने ऐसा कोई भी शब्द चिल्लाया जिसके बारे में उसने सोचा कि वह अपनी जान बचा सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सु वेन की तलवार ने पहले ही उसकी गर्दन काट दी थी। अच्छा हिस्सा यह था कि यह वहीं रुक गया और नहीं गुजरा। सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या यह बच्चा सच कह रहा था? वर्तमान सु वेन अभी भी चू जन से निपटने में असमर्थ था। चू यिमिंग ने मुश्किल से निगल लिया। शुक्रिया, उन्होंने तेजी से प्रतिक्रिया दी। सु वेन की हिचकिचाहट को भांपते हुए उन्होंने जल्दबाजी में मना लिया, वरिष्ठ, आप मेरे पिता के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं, है ना? जब तक आप मुझे जाने देते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से मेरा चू परिवार आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। हे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने स्नेह किया। वह इस तरह की गारंटी पर विश्वास नहीं करेगा। यदि वह वास्तव में बच्चे को जाने देता है तो वह पूरी तरह से निश्चित था कि स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के एक बड़े समूह का पीछा करने से पहले ये लंबे समय तक नहीं होगा। यहां तक कि दानव सम्राट चू जन कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर चू यिमिंग की मृत्यु हो गई तो क्या चू जून वास्तव में उसका पीछा करने के लिए बाहर आएगा? ये कहना मुश्किल था। आखिरकार इस दुनिया में लाइफ कार्ड जैसी चीजें वास्तव में थीं। इसके अलावा ऐसी रहस्यवादी तकनीकें भी थीं जिनका उल्लेख इस बारात ने किया था। आप पर सभी आत्मा कलाकृतियों और सामान को उतारें। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने गहरी आवाज में कहा। चू यिमिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया था। आखिरकार जब तक वह जीवित रह सकता था, ये किसी भी चीज से बेहतर था। अपने कपड़े उतारो। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने ठंड से कहा।
चू यिमिंग की चोटें पहले ही बहुत ठीक हो गई थी, लेकिन वह जानता था कि वह निश्चित रूप से सू वेन का मैच नहीं था। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत अधिक था। सू वेन के शब्दों को सुनकर चू यिमिंग की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। आखिरकार वह भी एक आदमी था। हालांकि जब उन्होंने सू वेन की जानलेवा आभा देखी तो उन्होंने तुरंत नग्न छीन लिया। ये भगवान, कृपया जेंटल बने। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे लात मारी। बैंग। चू यिमिंग को उड़ान भरते हुए भेजा गया था। आप क्या बकवास कर रहे हैं? सू वेन ने हंगामा किया। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी आत्मा की कलाकृतियों से कपड़े का एक सेट निकाला और इसे चू यिमिंग को फेंक दिया। वह चिल्लाया, इसे रखो। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने आज्ञाकारी रूप से कपड़े पहने। सू वेन ने चू यिमिंग की आत्मा की कलाकृतियों को उठाया। उसके बाद चू यिमिंग के मूल कपड़ों को धूल में बदलकर आग की एक गेंद उसके हाथ से निकल गई। सू वेन ने ऐसा क्यों किया, इसका कारण ये सुनिश्चित करना था कि वह चूजून से संपर्क नहीं कर सके। कौन जानता था कि अगर इस आदमी के पास स्टार डिस्क जैसा कुछ था। सू वेन ने अपनी जान बख्शने का फैसला किया। उसे मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे चूजून का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। आखिरकार ये राक्षसी जनजाति का क्षेत्र था। उस समय अगर चूजून ने उसका पीछा किया, भले ही वह बिना सोचे समझे बच सकता था, तो उसके द्वारा इकट्ठा किए गए लोगों में से कोई भी भागने में सक्षम नहीं होगा। स्वयं को लाभान्वित किए बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चू यिमिंग ने सू वेन के कपड़े पहने। इस बिंदु पर उनकी चोटें लगभग पूरी तरह से ठीक हो गईं। हालांकि सू वेन तुरंत अपने पक्ष में आ गया और ठंड से कहा, आगे मत बढ़ो। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि सू वेन ने बात की, उनकी हथेली चू यिमिंग की पीठ के खिलाफ दबाया गया। इसके तुरंत बाद हिंसक अग्नि तात्विक ऊर्जा को बाद के शरीर में संक्रमित किया गया। चू यिमिंग के शरीर में एक छोटा परमाणु सम्मिलन सूर्य दिखाई देने लगा। इसे कवर करने के लिए अपने सच्चे क्यूई का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। सू वेन चिल्लाया। चू यिमिंग ने जल्दबाजी में उनके निर्देशों का पालन किया। चू यिमिंग की ट्रू क्यूई ने छोटे सूरज को ढंक लिया, जिससे उसके शरीर को बर्बाद होने से रोका गया। हालांकि उसका माथा ठंडे पसीने में ढका हुआ था। इस चीज का तापमान बहुत अधिक था। भले ही उसने लगातार अपने ट्रू क्यूई का इस्तेमाल इसका विरोध करने के लिए किया हो, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसका शरीर झेल सकता था। वह सू वेन नहीं थे, जिनके पास वर्मिलियन बर्ड ग्लेज्ड बॉडी और वर्मिलियन बर्ड ब्लड लाइन थी और वे दुनिया की लपटों को नियंत्रित कर सकते थे। उनके शरीर में ये चीज एक बहुत ही उच्च तापमान के साथ एक विशाल आग का गोला था। अगर वह इसे अपने ट्रू क्यूई के साथ नहीं लपेटता, तो वह एक पल में राख में जल जाता। हे, अगर यह बात आपके शरीर में फट जाती है, तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि परिणाम क्या होगा, ठीक है? सू वेन ने स्नेह किया। चूंकि उन्होंने चू यिमिंग को अपनी तरफ से रखा था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ प्रतिबंधात्मक तरीकों को पीछे छोड़ना पड़ा। सू वेन जारी रहा, ये बात तुरंत एक विचार के साथ फट जाएगी। इसके अलावा, जब तक आप मुझसे बहुत दूर हैं, ये बात भी फट जाएगी। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने उसकी व्याख्या सुनी। ये बहुत एफकंग डरावना था। अभी आप केवल अपनी शक्ति का 30% उपयोग कर सकते हैं। आपकी मूल शक्ति का 70% इस चीज को लपेटने के लिए उपयोग किया जाना है। अधिक से अधिक, ये 60% से कम नहीं हो सकता है। अन्यथा यह आपके शरीर में जले के घाव का कारण होगा। आपको इसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए आज्ञाकारी बनो और जो मैं कहता हूं वह करो। अन्यथा मैं आपको एक सबक सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि सू वेन ने बात की, वह घूम गया और उड़ गया। वह इस बात से भी चिंतित नहीं था कि चू यिमिंग उस पर हमला करेगा। चू यिमिंग को पकड़ने के लिए जल्दबाजी करने से पहले कुछ सेकंड के लिए जमीन पर खड़ा हो गया। भगवान, मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। सू डाकियांग, मैं बड़ा और मजबूत हूँ। उद्धरण चिन्ह। अच्छा नाम। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी चापलूसी की। वह अपने जीवन में कभी इतने कायर नहीं थे। एट नोबल बन एट। वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि भले ही उसने अपने शरीर में गहरे लाल सूरज को ढकने के लिए अपने ट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया हो, फिर भी यह उसे अंदर से बाहर जला रहा था। उन्होंने इसे लपेटने के लिए अधिक ट्रू क्यूई का उपयोग करना शुरू कर दिया। जब उनकी ट्रू क्यूई का 90% हिस्सा लिपटा हुआ था, तभी उन्हें लगा कि वह सामान्य हो गया है। उनकी लड़ाई की संभावना बहुत कम हो गई थी। वह रोना चाहता था, यहां तक कि अगर वह अब दौड़ना चाहता था, तो वह शायद नहीं कर पाएगा।
सु वेन ने अपनी आंख के कोने से उस पर नजर डाली और मुस्कुराया। इस पद्धति ने वास्तव में उसे अधिक सहज होने की अनुमति दी। उसे चू जन को परेशान करने की चिंता नहीं थी, और वह भी अब अपनी टीम पर एक अतिरिक्त स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ था। यहां तक कि अगर चू यिमिंग अपनी ताकत का केवल 30% उपयोग कर सकता था, तब भी वह 5वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक की खेती करने वाला था। साधारण 1 और 2 ग्रेड स्वर्ग रैंक की खेती करने वालों का उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। वरिष्ठ सु, आपकी खेती का स्तर क्या है? चू यिमिंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछ सकता है। राक्षसी जनजाति में इतना शक्तिशाली छिपा विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? सु वेन मुस्कुराया। 5वीं कक्षा स्वर्ग रैंक। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने एक मुस्कान को मजबूर किया। वरिष्ठ, कृपया मेरे साथ मजाक न करें। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं 5वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के किसानों के बीच काफी मजबूत हूं, लेकिन मैं आपका विरोध नहीं कर सकता। आप संभवतः 5वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक नहीं हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में 5वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक हूं। सु वेन ने सच बोला। हालांकि चू यिमिंग ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उनकी राय में सु वेन अभी कुछ कहना नहीं चाहता है। हालांकि वह अभी भी बहुत खुश था कि वह बच गया था। कोई बात नहीं, अगर वह वास्तव में मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां तक कि अगर चू जन उसका बदला ले सकता था तो क्या फायदा था। हालांकि वह वास्तव में सु वेन से झूठ नहीं बोलता था। चू जन ने अपने कई महत्वपूर्ण उत्तराधिकारियों पर कुछ रहस्यवादी तकनीकों को छोड़ दिया था। एक बार जब वे मर गए थे तो हत्यारे को बांधने वाली आभा होगी। हजारों मील दूर से भी चू जन आसानी से इसे समझ सकता था। जब सु वेन और सु वेन वापस उड़ गए, वे राक्षस अभी भी एक एक करके जमीन पर घुटने टेक रहे थे। ब्लैक स्केल रेस के नेता ने एक पल के लिए विचार किया और दस्यु समूह की महिला नेता को देखा जो जमीन पर पड़ी थी। उन्होंने मजाक किया, हाँ, आप मर चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान बाद में वापस आता है, वे पहले आपके सिर को तोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह। वह बिना किसी कारण के उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। यह आदमी वास्तव में दौड़ना चाहता था। हालांकि सु वेन की चेतावनी प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उन्होंने दस्यु समूह की महिला कमांडर को पहले चलाने की योजना बनाई। अगर सु वेन नहीं आया जब उसे भागने का एहसास हुआ, तो वह जल्दी से बच जाएगा। लेकिन अगर सु वेन आया, फिर दूसरे पक्ष को पहले मरने दो। दस्यु समूह की महिला कमांडर ने कहा, आपको इस बात की परवाह नहीं है कि मैं मर जाऊं या नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या मेरे 2 पैर इन 2 प्रभुओं से आगे निकल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में वह बहुत चिंतित भी थी। वह नहीं जानती थी कि सु वेन उसे क्यों रहना चाहती थी। हालांकि वह एक बात के बारे में निश्चित थी। सु वेन उसे मारना नहीं चाहता था, अन्यथा वह उससे एक आकस्मिक हमले से मर जाती। उन्हें यहां रहने के लिए क्यों कहें? यह इस वजह से ठीक था कि वह आज्ञाकारी रूप से गतिहीन रही। वह आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उसके पीछे के भाई इसे किसी भी समय पकड़ नहीं सके। बड़ी बहन, क्या हम नहीं चल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सही है, जब हम लौटते हैं तो हम मृत मांस नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। वह साथी इतना भयानक है, यहां तक कि प्रसिद्ध दानव भगवान को उनसे एक पंच द्वारा उड़ान भरते हुए भेजा गया था। उद्धरण चिन्ह। महिला कमांडर ने अपने दांत पीस लिए और कहा, मेरा विश्वास करो, अब दौड़ना मरने का एक निश्चित तरीका है। उद्धरण चिन्ह। पूरे समय वे बातचीत कर रहे थे, स्वर्ग रैंकों की तरफ से कोई आंदोलन नहीं था। लंबे समय के बाद सभी ने सु वेन और चू यिमिंग को एक साथ वापस उड़ते देखा। हालांकि चू यिमिंग ने पहले ही अपने कपड़े बदल दिए थे। जब वे लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने कपड़े क्यों बदले? हर कोई हैरान था, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। और इन दोनों के साथ क्या चल रहा था? वे सिर्फ मौत से लड़ रहे थे, और अब वे एक साथ वापस आ गए थे। वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे? सु वेन जमीन पर उतरा और एक मुस्कान के साथ घोषणा की, हर कोई मुझे बहुत याद कर रहा होगा, है ना? अब मैं सभी को अच्छी खबर का एक टुकड़ा बताता हूं। आपके द्वारा उल्लेखित इस दानव भगवान ने मेरी टीम में शामिल होने का फैसला किया है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी ने चू यिमिंग को सदमे में देखा। ये स्पष्ट था कि दानव भगवान हार गए थे। भले ही सु वेन ने पहले ही अब तक बेहद भयानक ताकत प्रदर्शित की थी। हालांकि यह अभी भी आश्चर्यजनक था कि वह प्रसिद्ध दानव लॉर्ड चू यिमिंग को हरा सकते थे। इसके तुरंत बाद सु वेन ने ब्लैक स्केल जनजाति के सदस्यों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैंने सभी ब्लैक स्केल जनजाति सदस्यों को मारने का फैसला किया है। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरे भगवान। कमांडर जमीन पर गिरा।
सु वेन ने स्नेह किया। क्या आपको लगता है कि मैंने आपको अपने अधीनस्थों को ये कहते हुए नहीं सुना कि आप हमें मारना चाहते हैं और जादू के पत्थरों को वापस छीनना चाहते हैं? इसके अलावा आप अपने लोगों के साथ पर्याप्त सख्त नहीं हैं। आप मरने के लायक हैं। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक स्केल जनजाति के नेता ने निवेदन किया, भगवान, मैंने पहले ही उसे मार दिया है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यही कारण है कि मैं और भी नाराज हूं। यदि आपने उसे शुरू से ही दंडित किया होता तो ये ठीक होता, लेकिन दुश्मन के आने पर आपको उसे मारना पड़ता। इसका मतलब यह है कि आपके दिल में आपको नहीं लगता कि उसके साथ कुछ भी गलत है। आप बस स्थिति से मजबूर हैं और आशा करते हैं कि मैं आपको मारक क्षमता को आकर्षित करने में मदद कर सकता हूं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं अज्ञानी हूं? उद्धरण चिन्ह। कमांडर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सु वेन अपने हर कदम के माध्यम से देखेंगे। स्कीइंग के संदर्भ में कमांडर सु वेन से बेहतर कैसे हो सकता है? भागो भाइयों। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक स्केल जनजाति के नेता को चलाने के लिए चारों ओर मुड़ने से पहले चिल्लाया। उसने सु वेन पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। इसके साथ ब्लैक स्केल आदिवासी सभी दिशाओं में बिखरे हुए हैं। हालांकि सु वेन ने परवाह नहीं की। वह सीधे ऊपर उड़ गया और मुक्का मारा। किसी भी तकनीक की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हिंसक स्वर पृथ्वी मूल क्यूई को दबाया गया था। ब्लैक स्केल आदिवासियों ने तुरंत अपनी जान गंवा दी। कोई बच नहीं सकता था। इन सभी लोगों के मरने के बाद सु वेन ने डाकुओं को देखने के लिए मुड़ गए। इस समय दस्यु समूह में हर कोई ठंडे पसीने में बह गया। सु वेन बहुत निर्दयी था और इसके अलावा बहुत मजबूत भी। यहां तक कि लड़ाई कठोर महिला कमांडर डर में कांप गई। आखिरकार कोई भी मरना नहीं चाहता था। नाम। उद्धरण चिन्ह। किनशिन। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपने पीछे दुपट्टे वाली महिला और दस्यु समूह को देखा और मुस्कुराया। अब मैं आपके दस्यु समूह का नेता बनूंगा। क्या कोई समस्या है? उद्धरण चिन्ह। किनशिन स्तब्ध था और कहा, कोई समस्या नहीं है। अभिवादन नेता। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने ठंड से कहा, हर कोई ऊपर आओ। ठीक से खड़े रहें और आगे न बढ़ें। उद्धरण चिन्ह। एक आज्ञा के साथ ये लोग इकट्ठे हुए। ब्रेकिंग रैंक फॉर्मेशन। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने गठन के बाध्यकारी प्रभाव को सक्रिय करना शुरू कर दिया। इस संयम का प्रभाव नाम में एक अधीनस्थ संबंध होना था। उसी समय एक कनेक्शन स्थापित करने की एक लंबी प्रक्रिया थी। हर कोई लापरवाही से आगे नहीं बढ़ सका। यदि वे चले गए तो ये कनेक्शन की स्थापना को विफल करने का कारण होगा। इस बार सु वेन ने सफलतापूर्वक इन लोगों के साथ एक संबंध स्थापित किया। कारण सरल था। ब्रेकिंग रैंक के गठन के भीतर स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों को रहने की अनुमति नहीं थी। लेकिन स्वर्ग रैंक के नीचे के लोगों के बारे में क्या? यदि उनके पास गठन का संबंध था तो क्या यह अभी भी प्रभावी होगा यदि वे स्वर्ग रैंक पर चढ़े? सु वेन इसे एक कोशिश देना चाहता था। यदि संभव हो तो सु वेन ने महसूस किया कि उन्हें केवल कुछ दानव स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों का पोषण करने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं राक्षसों पर लगाम लगा सकें। दानव दौड़ को वश में करने के लिए दानव दौड़ का उपयोग करना। चु यिमिंग ये भी बता सकता है कि सु वेन कुछ गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा था। वह इस समय थोड़ा झिझका। क्या उसे सु वेन को मारना चाहिए? उसने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। लेकिन इस समय उसके शरीर के अंदर के सूरज का अचानक विस्तार हो गया। एक पल में छोटे सूरज को अवरुद्ध करने वाले ट्रू क्यूई को वास्तव में खुले में मजबूर किया गया था। चु यिमिंग ने जल्दबाजी में इसे रखने के लिए अपने सभी ट्रू क्यूई को जल्दी से प्रसारित किया। हालांकि उनका पूरा शरीर ठंडे पसीने में ढका हुआ था। यह बहुत भयानक था। यदि यह अभी विस्फोट हुआ था तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस समय उन्होंने सु वेन की आवाज सुनी। यह एक चेतावनी है। आप अगली बार इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। इसलिए यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो आपको मुझे कोई मौका नहीं देना चाहिए। अन्यथा आप निश्चित रूप से मेरे साथ मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने जब बात की तो वह भी नहीं घूमे। हालांकि चु यिमिंग को अच्छी तरह पता था कि ये शब्द उस पर निर्देशित थे। चु यिमिंग ने अपनी पीठ को देखते हुए खुद को कड़वा मुस्कुराया। ये साथी कौन था? उसने पहले कभी उसके बारे में क्यों नहीं सुना? समय टिक गया। वास्तव में सरणी के निर्माण के लिए शर्त ये दिखाना था कि ढलाईकार का जीवन और मृत्यु स्वयं ढलाईकार के हाथों में थी। तभी वफादारी की पूर्व शर्त स्थापित की जाएगी। थोड़ी देर के बाद ब्रेकिंग रैंक का गठन पूरा हो गया। सु वेन बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने किनशिन को देखा और कहा, आपके लोग अभी भी आपके साथ हैं। अब सभी पहाड़ी रॉक सुअरों को मार डालो। उद्धरण चिन्ह।
उसके लिए राक्षसों को मारने से स्वर्ग पृथ्वी मेरिट अंक प्राप्त होंगे, लेकिन पहाड़ी चट्टानों और सुअरों को मारने से उसे बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। ये किनशिन और अन्य राक्षसों के उपयोग के लिए अच्छा था। इस तरह उनकी ताकत और भी तेजी से बढ़ेगी। सु वेन को नहीं पता था कि उनमें से कितने स्वर्ग रैंक पर चढ़ सकते हैं। शायद उनमें से अधिकांश अभी भी सक्षम नहीं होंगे, लेकिन ये सिर्फ सु वेन का प्रयोग था। उसी समय वह खुद के लिए और अधिक जनशक्ति प्राप्त कर सकता था। इस तरह उनकी टीम और भी मजबूत हो गई। गाड़ी कई दिनों तक आगे बढ़ती रही। जैसे सु वेन और अन्य लोग पर्वत श्रृंखला से बाहर चले गए, एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ हवा के माध्यम से उड़ गया। जब उसने किनशिन को देखा तो उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह चिल्लाया, आपने दस्यु समूह को शाप दिया, वहीं रुक जाओ। उद्धरण चिन्ह C279 ठंडे पानी की एक पेल लेने की कोशिश करें। अध्याय 279 ठंडे पानी की एक पेल लेने की कोशिश करें। आकाश का व्यक्ति चिल्लाया। सु वेन और अन्य अपने ट्रैक में रुक गए। जैसे जैसे व्यक्ति करीब से उड़ता गया, कोई देख सकता था कि उसके शरीर पर बाघ का फर है। उसका चेहरा फर में ढका हुआ था और उसकी आंखें बाघ की तरह आकार की थीं। सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये साथी डरावना लग सकता है, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं थी। एक ग्रेट स्वर्ग रैंक। उसे क्या करना चाहिए? उसे चुप कराओ। जैसे ही उसने सोचा, उस व्यक्ति की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने किनशिन को देखा और सख्ती से कहा, आप उस दस्यु समूह के नेता हैं, है ना? मेरे कबीले कुछ दिन पहले आपके द्वारा मारे गए थे। आज मैं उनका बदला लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत ही साधारण बात थी। ये बहुत ज्यादा पूछने लायक भी नहीं था। सु वेन ने धीरे से कहा, उससे छुटकारा पाएं। आपके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है। यदि आप इस तरह मेरे निवास में रहते हैं तो आपको दिन में 3 बार भाई झाओ द्वारा पीटा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये स्पष्ट था कि वह चू यिमिंग से बात कर रहा था। चू यिमिंग असहाय था। क्या यह आदमी वास्तव में उसे नौकर मान रहा था? और भाई झाओ कौन था? क्या वह वास्तव में वह अद्भुत था? क्या वह वास्तव में इतना भयानक था कि वह दिन में 3 बार उसे हरा सकता था? बिना किसी हिचकिचाहट के चू यिमिंग ने अपना डोमेन जारी किया। जिस क्षण पिच ब्लैक डोमेन दिखाई दिया, फ्लाइंग राक्षसी टाइगर कबीले के सदस्य की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने चू यिमिंग के माथे पर सुनहरे सींग को घूरकर देखा, क्योंकि आदमी धीरे धीरे उड़ गया। वह कांपने लगा। डी दानव भगवान। वह रोया। उन्होंने यह नहीं देखा कि चू यिमिंग भीड़ में थे। राक्षसी जनजाति के अधीनस्थ दौड़ में से एक के रूप में उसके सामने इस साथी ने स्वाभाविक रूप से चू यिमिंग को पहले देखा था। चू यिमिंग ने उसके सामने साथी को देखा। इसके बारे में सोचते हुए वह नहीं चाहता था कि यह व्यक्ति मर जाए। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए वह सु वेन द्वारा पहले से ही पूरी तरह से प्रतिबंधित था। अगर वह चू जन को ये रिपोर्ट करना चाहता था, शायद उसे किसी और के साथ शुरू करने की कोशिश करनी थी। वह जोर से हंसा और इस व्यक्ति से परिचित होने का नाटक किया। हाँ, तो यह आप है। मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। आपका नाम फिर से क्या है? उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग को फिर से पूछना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस व्यक्ति को बिल्कुल भी याद नहीं किया था। यह एक हुआंग क्यूई है। हेवन रैंक दानव टाइगर जनजाति के सदस्य ने जल्दबाजी में अपना नाम बताया। चू यिमिंग ने जोर से कहा, चूंकि आप मुझे जानते हैं, इसलिए मैं नीचे दिए गए स्वामी से निवेदन करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, वह सु वेन के पास उतरा और झुक गया। लॉर्ड सु, मैं इस साथी को जानता हूं। क्या आप उसका जीवन छोड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने स्वाभाविक रूप से अपने कार्यों पर ध्यान दिया। हालांकि सु वेन ने उसे उजागर नहीं किया। इसके बजाय वह हुआंग क्यूई में लहराया। हुआंग क्यूई वर्तमान में सदमे की स्थिति में था। एक को यह जानना था कि चू यिमिंग की किस तरह की स्थिति थी। अगर उसे भी इस व्यक्ति के सामने खुद को विनम्र करना पड़ा, तो वह किस तरह का विशेषज्ञ था। जब उन्होंने सु वेन को अपना हाथ लहराते हुए देखा, तो हुआंग क्यूई जल्दी से उतरा। इस समय वह रोना चाहता था, लेकिन कोई आंसू नहीं था। उन्होंने सु वेन को देखा और जल्दी से समझाया, भगवान, मेरा मतलब आपको नाराज करना नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि कुछ दिन पहले मेरे कई वंशज इस महिला द्वारा मारे गए थे, इसलिए मैं बदला लेने आया था। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने किनशिन पर नजर डाली। किनशिन जवाब में चुप रहे। कोई बात नहीं, अब उनके लिए आसमान को पकड़ने के लिए सु वेन था। वह गुप्त रूप से भी खुश थी कि वह सु वेन के पक्ष में शामिल हो गई थी। अन्यथा यदि वे उस स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ के पास आए, तो वे सभी मिटा दिए गए होंगे।
सु वेन ने हुआंग क्यूई को देखा और शांति से कहा, चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, चलो एक साथ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। किन शिन की हत्या के लिए सु वेन ने न तो पूछा और न ही समझाया। सु वेन के हाथों में किसी भी परेशानी का कारण बनने के लिए एक ग्रेड हेवन रैंक के लिए यह संभव था। प्रतिबंधों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे जाने देने के लिए यह असंभव था। हुआंग क्यूई ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और टीम में भी शामिल हुए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने जल्द ही राक्षसी जनजाति के क्षेत्र को छोड़ दिया। वे दानव क्षेत्र में गहराई से आगे बढ़े। इस समय हुआंग क्यूई चू यिमिंग के पास चला गया। हुआंग क्यूई ने कम आवाज में पूछने से पहले चू यिमिंग को देखा, दानव भगवान, ये भगवान सु कौन है? मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग निजी तौर पर हुआंग क्यूई से बात करने वाले थे। हालांकि उसके शरीर का छोटा सूरज अचानक बह गया। इससे उसे ठंडे पसीने में दम तोड़ दिया। जाहिर है सु वेन उसे बकवास न करने की याद दिला रहा था। चू यिमिंग का चेहरा कठोर हो गया। उन चीजों के बारे में न पूछे जो आपको नहीं करनी चाहिए। बस प्रभु की बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग तड़क गया इससे पहले कि वह जल्दी से हुआंग क्यूई से खुद को दूर कर लिया। यह क्या है? उद्धरण। स्वर्ग रैंक अंदर की ओर शाप दिया। यद्यपि वह सतह पर सम्मानजनक दिखता था, जो कोई भी स्वर्ग रैंक बन सकता था, वह एक क्षेत्र का विशेषज्ञ था। इसने स्वाभाविक रूप से उसे चू यिमिंग से और भी असंतुष्ट बना दिया। हालांकि चू यिमिंग ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी ओर से निवेदन किया था, इसलिए वह अपने विचारों को अपने पास रखेगा। सभी लोग आगे बढ़े क्योंकि सु वेन ने सुसु के निशान की खोज जारी रखी। जो लोग बाद में शामिल हुए वे सभी उत्सुक हो गए। दानव दायरे में एक मानव लड़की कैसे हो सकती है? यहां तक कि चू यिमिंग भी इस सवाल को समझ नहीं पाए। हालांकि किसी ने भी सु वेन के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उन्होंने एक शहर में प्रवेश किया, सु वेन को खबर फैलाने के लिए सभी को मिला। चू यिमिंग के अलावा आप में से बाकी लोगों को स्काउट करने के लिए शहर में जल्दी करना चाहिए। याद रखें, आपको स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि क्या कोई मानव लड़की है। वह बच्चा एक भालू गुड़िया ले जा रहा है और एक सुंदर पोशाक पहने हुए है। वह एक स्वर्गीय फील्ड जनजाति के सदस्य के साथ हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने लापरवाही से निर्देश दिया। चू यिमिंग ने अपनी आंखें घुमाई। जब से उन्हें पता चला कि जब उन्होंने आखिरी बार हुआंग क्यूई से बात करने की कोशिश की थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके खिलाफ सु वेन के गार्ड को कड़ा लग रहा था। हर बार जब वह निजी तौर पर हुआंग क्यूई की तलाश करना चाहता था, तो उसके शरीर का सूरज लयबद्ध रूप से धड़कना शुरू कर देता था। यह ऐसा था जैसे ये किसी भी क्षण विस्फोट हो जाएगा। इसने उसे बिना किसी अंत के भयभीत कर दिया। उन्होंने उसके बाद निजी तौर पर हुआंग क्यूई से बात करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब वह अभी भी कोशिश करना चाहता था। वह इसके विपरीत करना चाहता था। वह सु वेन के सामने कुछ ट्रिक्स का उपयोग करना चाहता था। जैसा कि कहा जाता है, सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित है। उसकी योजना काम कर सकती है। ये देखते हुए कि हर कोई छोड़ने वाला था, चू यिमिंग चिल्लाया, ओल्ड हुआंग, रुको। उद्धरण चिन्ह। हुआंग क्यूई रुक गया और भ्रम में बदल गया। चू यिमिंग मुस्कुराया और कहा, मैं इस शहर में दानव सांप सूप खाना चाहता हूँ। एक कटोरा खरीदने में मेरी मदद करो। यह एक दानव पत्थर है। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने जादू के पत्थर के साथ छेड़छाड़ की थी। जादू के पत्थर के नीचे उसने एक छोटा सा छेद खोदा था और अंदर एक नोट भरा था। इसके अलावा वह लगातार सु वेन पर ध्यान दे रहा था। जब तक सु वेन ने बात की, वह तुरंत नोट को नष्ट कर देगा। इस प्रकार सु वेन को कुछ भी नोटिस नहीं लगता था। उसके शरीर में सूरज का विस्तार तब भी नहीं हुआ जब वह हुआंग क्यूई से बात कर रहा था। चू यिमिंग को बहुत खुशी हुई। हुआंग क्यूई हालांकि हंसे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, भगवान? ये सांप के सूप का सिर्फ एक कटोरा है। मुझे आपके दानव पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, दानव स्टोन भी नहीं लिया। वह सीधे घूम गया और चला गया। अरे, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हुआंग क्यूई के रूप में चू यिमिंग चिल्लाया। हालांकि हुआंग क्यूई ने डाक किया और सीधे उड़ान भरी। चू यिमिंग ने दानव पत्थर को अपने हाथ में पकड़ लिया क्योंकि वह मौके पर ही खड़ा था। उसने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह सु वेन के संदेह को जगाएगा। बेवकूफ, ये बेवकूफ, आप इतने उदार क्यों हो रहे हैं? चू यिमिंग ने अपने दिल में शाप दिया। सु वेन की टकटकी को देखते हुए उन्होंने सु वेन को देखने के लिए आह भरी और मुड़ गए। उन्होंने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और कहा, यह पुराना हुआंग बहुत उत्साही है।
उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया और कहा, याइमिंग, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? उद्धरण चिन्ह। ऐसा क्यों लगा कि उसके शब्दों में कुछ गड़बड़ है। चू यिमिंग ने तुरंत नोट को चकनाचूर कर दिया, इसलिए कोई सबूत नहीं था इससे पहले कि वह दानव पत्थर रखता। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लॉर्ड सू स्वाभाविक रूप से मेरे लिए बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने पर उसका दिल बह रहा था। डिंग डोंग। मेजबान को चू यिमिंग की नाराजगी मिली है। जोड़ 320 भावनात्मक मूल्य। हे। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम अधिसूचना के बिना भी सू वेन को पता था कि यह साथी उसके मरने का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन आपने मुझे निराश किया, सू वेन ने शांति से कहा। उन शब्दों को सुनकर चू यिमिंग का दिल दौड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे देखा गया हो? उसे इससे इनकार करना पड़ा। वैसे भी कोई सबूत नहीं था। चू यिमिंग ने अपना मन बना लिया। वह फुसफुसाया, मुझे पता है कि मेरे व्यवहार में क्या गलत है। उद्धरण चिन्ह। आपके साथ क्या गलत है? क्या आप पिछले कुछ दिनों से लगन से खेती कर रहे हैं? सू वेन ने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ कहा, आपकी प्रतिभा खराब नहीं है, इसलिए आप परिश्रम से खेती क्यों नहीं कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आइए शहर से बाहर जाने दें। आज मैं आपको एक अच्छा सबक दूंगा। पिछली बार जब हम लड़े थे तो मैं बता सकता था कि आपकी लड़ाई की तकनीक में और सुधार किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने सू वेन को संदिग्ध रूप से देखा। क्या यह आदमी इतना दयालु था? क्या उसने अपना दिमाग खो दिया? 4 घंटे बाद चू यिमिंग और सू वेन वापस आ गए। इस समय चू यिमिंग कपड़े के एक और सेट में बदल गया था। पिछले 4 घंटों में चू यिमिंग को अवर्णनीय पिटाई और यातना का सामना करना पड़ा। उसके शरीर की सभी हड्डियां एक बार बिखर गई थी। सू वेन ने इसे पूरे रास्ते तोड़ दिया, फिर इसे फिर से नष्ट करने से पहले इसकी मरम्मत की प्रतीक्षा करें। इसे अच्छी तरह से रखने के लिए यह एक मार्शल आर्ट्स पर था। अंत में चू यिमिंग समझ गया कि सू वेन ने अपना दिमाग नहीं खोया है। इसके बजाय सू वेन ने उसे अपना दिमाग खोने की योजना बनाई थी। वास्तव में सू वेन एक पुराना स्कीमा था। वह कैसे नहीं बता सकता था कि चू यिमिंग क्या सोच रहा था। हालांकि उन्होंने उसे उजागर नहीं किया क्योंकि सू वेन के परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर नहीं था। किसी भी मामले में वह चू यिमिंग को नहीं मार सकता था। इसलिए सू वेन ने एक और रास्ता चुना। मैं बस आपको चुपचाप प्रदर्शन करते हुए देखता हूं और देखता हूं कि आप किस तरह की विभिन्न आतिशबाजी कर सकते हैं। चूंकि वह ईमानदार नहीं था, इसलिए उसे परिणाम भुगतने पड़े। जैसे ही वे दोनों वापस लौटे, उन्हें पता चला कि अन्य भी लौट आए हैं। हुआंग क्यूई ने चू यिमिंग को देखा क्योंकि वह जोर से हंसा था। दानव भगवान, मैंने आपके द्वारा चाहा गया दानव सांप सूप खरीदा है। मैं आपके लिए एक हिस्सा भी लाया, भगवान सू। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने मेज पर कटोरे को देखा और मुस्कुराया। पुराना हुआंग इतना विचारशील है। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने हुआंग क्यूई को देखा और अपने दांतों को पीस लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। जब उसने ये देखा तो हुआंग क्यूई हैरान था। क्या दानव भगवान के दांत में दर्द है? हम स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों को दांत दर्द नहीं होना चाहिए, है ना? आप ठंडे पानी का सेवन करने की कोशिश क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। सू वेन हंसी में फटने वाला था। यह ओल्ड हुआंग काफी दिलचस्प था। कहने का अच्छा समय क्या है, कुछ ठंडा पानी पिए। चू यिमिंग भी असहाय था। उसने आगे कदम रखा, सांप का सूप उठाया और उसके बजाय उसे नीचे गिरा दिया। सू वेन मुस्कुराया और कहा, यिमिंग, धीरे धीरे खाएं। इसके लिए आपसे कोई नहीं लड़ रहा है। मैं तुम्हें भी दे दूंगा। यदि आपके दांत खराब हैं तो आपको कुछ नर्म खाना होगा। उद्धरण चिन्ह। हुआंग क्यूई खुशी से गूंज उठा, लॉर्ड सू सही है। उद्धरण चिन्ह। चैटिंग समाप्त करने के बाद सू वेन ने सभी को देखा और पूछा, क्या आपने कुछ प्राप्त किया? उद्धरण चिन्ह। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इस अवधि के दौरान वह अनगिनत बार निराश हुए थे। सभी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि इस समय व्हाइट दानव जनजाति की एक लड़की ने कहा, मैंने कुछ जानकारी प्राप्त की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बोलो। उद्धरण चिन्ह। किसी ने कहा कि उसने 10 दिन पहले हेवनली फैंड रेस के एक स्वामी को सुकुबस रेस की एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ देखा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन डूब गया। मैं बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ। मानव बच्चे। उद्धरण चिन्ह। सफेद दानव लड़की ने जल्दबाजी में जारी रखा, वे अपने साथ सुकुबस रेस की एक लड़की भी लेकर आए। वह बच्चा एक दानव भालू का खिलौना भी ले जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सू वेन दंग रह गए।
सक्यूबस रेस। वे मनुष्यों के लिए सबसे समान दौड़ थे। इस दौड़ में कई सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं थीं। ये कहा जा सकता है कि वे सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सिर्फ इतना था कि सुकुबस रेस में एक पतला पूंछ था। क्या गुड़िया को ले जाने वाली लड़की सू हो सकती है? शायद उसे भेस में डाल दिया गया था। वे ने संभावना पर विचार करना भूल गए थे। आखिरकार इसके लुक से उसके पास कोई अन्य सुराग भी नहीं था। वे कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह। मैंने उन्हें तियानयुवान सिटी के बारे में कुछ कहते हुए सुना। उद्धरण चिन्ह। तियानयुवान शहर वास्तव में स्वर्गीय फैन जनजाति का सबसे बड़ा शहर था। ये वह जगह भी थी जहां स्वर्गीय फैन रॉयल परिवार के शासक रहते थे। ये सुनते ही चू यिमिंग भी भड़क गए। उन्होंने याद दिलाया, ये सबसे अच्छा है यदि आप तियानयुवान शहर में नहीं जाते हैं। ये स्वर्गीय फैन कबीले का घोंसला है। इसके अलावा भले ही स्वर्गीय फैन कबीले के पास इस समय कोई सम्राट रैंक विशेषज्ञ नहीं है, 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों की संख्या के संदर्भ में वे अभी भी हमारे राक्षसी जनजाति से ऊपर हैं। एक बार जब आप वहां जाते हैं और एक संघर्ष होता है, भले ही आप मजबूत हों तो आप जीवित नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह। सू वेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं जीवित हूं या नहीं। तियानयुवान शहर जाने दो। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर एक लंबी यात्रा के बाद सू और हैलेज आखिरकार काली धुंध से घिरे दलदल में आ गए। सू ने दलदल की गहराई में देखा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि जो चीज उसे बुला रही थी वह अंदर थी। लिटिल हा, यहां मेरे लिए रुको, चारों ओर मत दौड़ो। उद्धरण चिन्ह। सू ने हॉल को निर्देश दिया। ईमानदारी से सिर हिलाया। सू ने उड़ान भरी और सीधे दलदल की गहराई में उड़ गया। जिस क्षण सू ने प्रवेश किया, काला कोहरा अपने आप अलग हो गया। एट नोवल बनेट एट। सू में प्रवेश करते हुए हॉल ने उड़ान भरने से पहले एक पल के लिए विचार किया और काले कोहरे की ओर चार्ज किया। वह देखना चाहता था कि अंदर क्या है। हालांकि जैसे ही उन्होंने काले कोहरे में प्रवेश किया, उन्हें अपने पूरे शरीर में एक छेदा दर्द महसूस हुआ। काला कोहरा वास्तव में किसी के शरीर को काट सकता है। हॉल डर में कूद गए और जल्दी से पीछे हट गए। जाहिर है, अपनी ताकत के साथ उसके लिए बिना परिणामों के चार्ज करना असंभव था। एक पल के लिए विचार करने के बाद हॉल ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और स्वर्गीय फैन जनजाति के शिविर की दिशा में उड़ान भरी। आप मर चुके हैं, बेवकूफ लड़की। क्या आपको लगता है कि मैं आपका इंतजार करूंगा? जब मैं कबीले में वापस आता हूं और एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ पाता हूं, तो मैं आपके दिमाग को तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय के दौरान हॉल बहुत आज्ञाकारी थे, लेकिन वह हर समय सू के माउंट के रूप में नहीं रहना चाहता था। हॉल दूर और दूर उड़ गए। सू जो काले कोहरे में था, अचानक डूब गया और उस दिशा में देखा जहां हॉल की ओर बह गया था। उसने खुद को म्यूट कर लिया। लिटिल हा अवज्ञाकारी है, कष्टप्रद, फिर मरो। उद्धरण चिन्ह। बैंग। फ्लाइंग हॉल ने अचानक महसूस किया कि उसका दिमाग खाली है। वह सीधे आसमान से गिर गया। उसके दिमाग में दफन किए गए शक्तिशाली मानसिक बम में विस्फोट हो गया था। हालांकि न तो सू और न ही हॉल को पता था कि हॉल का उस पर एक गुप्त खजाना था। अचानक मांस और रक्त हॉल छाती से अलग हो गए। एक काली मनका दिखाई दिया, एक काली रोशनी का उत्सर्जन जिसने उसकी आत्मा की रक्षा की। इस मनका ने हॉल की आत्मा और आत्मा को फैलने से बचाया। ये सू के लिए कभी नहीं हुआ था कि भले ही उसने हॉल यादें देखी थी, ये बात कुछ ऐसी थी जिसे मालिक खुद भी नहीं जानते थे। इस चीज को हेवनली फैन पल कहा जाता था और यह स्वर्गीय फैन जनजाति के गुप्त खजाने में से एक था। यहां तक कि स्वर्गीय फैन जनजाति के शाही परिवार के रूप में हॉल के पास इस आइटम को प्राप्त करने की योग्यता नहीं थी। हालांकि हॉल पिता ने इस आइटम को गुप्त रूप से हॉल में रखने के लिए जनजाति नियमों का उल्लंघन किया था। इस बीच उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। ये केवल तब दिखाई देगा जब हॉल मौत के कगार पर थे। काले कोहरे में सू डूब गया। उसने कोई स्वर्ग पृथ्वी मेरिट प्राप्त नहीं की। हॉल मृत नहीं थे। लिटिल हा, ये बुरा आदमी है, उसके पास वास्तव में ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। मैंने उसे कम आंका है। उद्धरण चिन्ह। बिग सू ने खुद को बदल लिया। लिटिल सू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिमाग में शिकायत कर सकता था, बिग सीस, आप बुरे हैं। आपने लिटिल हा को यह भी नहीं बताया कि आपने उसके शरीर में एक जाल स्थापित किया है। उद्धरण चिन्ह। बिग सू ने छीना। मुझे उसे क्यों बताना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। यदि वह जानता है तो वह अब और नहीं चल सकता है। उद्धरण चिन्ह। मैंने पहले ही उसे छोड़ने के लिए नहीं कहा था। किसने उसे अवज्ञाकारी बताया?
इसके अलावा वह अभी भी जीवित नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बिग सू ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, उसके बारे में भूल जाओ, चलो चलना जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। उस काले कोहरे का स्पष्ट रूप से सू सू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। या यूं कहें कि काले कोहरे से किसी तरह की आध्यात्मिक जागरूकता थी। इसने सू सू से बचने की पहल की। सू सू ने काले कोहरे का पालन किया और लंबे समय तक उड़ान भरी। अंत में उसके सामने के दृश्य बदल गए। एक पहाड़ी चोटी दिखाई दी। इसकी विशाल चोटी सीधे बादलों में छेद कर रही थी। इसका अंत देखना असंभव था। पहाड़ पर हरे भरे जंगल थे। काले कोहरे से गुजरने के बाद सू सू पूरी तरह से नई जगह पर आ गया था। ये जगह कहाँ थी, सू सू को पता नहीं था, लेकिन उसकी चेतना में कॉल और भी मजबूत लग रहा था। पहाड़ की चोटी से कॉलिंग आ रही थी। सू सू ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और पहाड़ पर उड़ने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसने जितना अधिक उड़ान भरी, प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। जाहिर है, ये बात प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। जब 1 महीने बाद हॉल जाग गए, उन्होंने महसूस किया कि वह अनजाने में एक ग्रेट स्वर्ग रैंक की खेती करने वाले बन गए थे। अपनी छाती पर स्वर्गीय फैंट पल के लिए ये धीरे धीरे प्रकाश का उत्सर्जन भी कर रहा था। दूसरी तरफ सू सू की स्थिति पूरी तरह से अलग थी। इस समय सू सू अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थी। आसपास के क्षेत्र पुरुषों, महिलाओं, बूढ़े और युवा से भरे हुए थे। सभी तरह के लोग थे। ये लोग सभी मानव रूप में थे। उनके और मनुष्यों के बीच एकमात्र अंतर ये था कि उनकी पीठ पर पिचकाले पंख थे। हालांकि यह एक परी के पंखों की तरह नहीं था। इसके बजाय यह मांसल पंखों की एक जोड़ी थी जो स्वर्गीय फियन जनजाति के पंखों से मिलती जुलती थी। ये सिर्फ इतना था कि उनकी त्वचा और रूप मनुष्यों के करीब थे। इन लोगों ने सम्मान के साथ बेहोश सू सू को देखा। एक बूढ़ा आदमी मुग्ध हो गया। उसके लिए पवित्र आत्मा पर्वत से नीचे आने में सक्षम होने के लिए यह स्पष्ट है कि यह निश्चित रूप से हमारे फॉर्मूले स्काई फैन जनजाति के लिए दानव दायरे में फिर से उभरने का मौका है। हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतने सालों के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाया है और हम या तो नहीं छोड़ सकते। ये लड़की बाहर से नहीं आई होगी। किसी ने अलग राय दी। बूढ़े ने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। एफ तारांकन के फॉर्मलेस दायरे अब केवल एक गोस के आकार का स्थान है। आप मुझे बता रहे हैं कि वह बाहर से नहीं आई थी। क्या आपने उसे जन्म दिया? इसके अलावा क्या आपने किसी को पवित्र आत्मा पर्वत से नीचे आते देखा है? उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी आंखें मटमैले हो गईं। कोई बात नहीं, ये हमारे फॉर्मलेस दायरे का मौका है। शायद ये हमारा एकमात्र मौका है। कोई नहीं जानता कि यह फॉर्मलेस दायरे को पूरी तरह से कब निगल लिया जाएगा। यदि यह जारी रहता है तो हम केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इस समय बाहर हॉल एक बार फिर काले कोहरे के सामने आ गए थे। अब जब वह एक स्वर्ग रैंक की खेती करने वाला था तो उसका आत्मविश्वास आसमान छू गया था। उन्होंने सीधे काले कोहरे में आरोप लगाया। हालांकि ये पहली बार से अलग नहीं था। उसके शरीर को अभी भी काली धुंध से ढाला जा रहा था। यहां तक कि स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई के माध्यम से बनाई गई क्यूई कोटिंग के साथ ये काले कोहरे के खिलाफ बेकार था। टेल नोट। स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई बैरियर के साथ भ्रमित होने के लिए नहीं है कि द्वितीय श्रेणी स्वर्ग रैंक बना सकते हैं। काली धुंध से उनके बचाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। हॉल भयभीत थे। वह केवल घूम सकता था और उड़ सकता था। बाहर निकलने के बाद उसने अपने शरीर पर मांस और रक्त को देखा, जिससे वह एक बार फिर डर से कांप गया। उस डीमन लड़की को कैसे मिला? उद्धरण चिन्ह। हॉल बेहद नाराज थे। वह पूरी तरह से निश्चित था कि सूसू के पास स्वर्ग रैंक की खेती का आधार नहीं है। हालांकि सूसू ने प्रवेश किया था, फिर भी वह प्रवेश नहीं कर सका। इसके अलावा यहां तक कि उसकी छाती पर स्वर्गीय फैंटपल इस काले कोहरे के खिलाफ असहाय था। C280। बहन, क्या तुम मेरे पिता से शादी करोगी? अध्याय 280। बहन, क्या तुम मेरे पिता से शादी करोगी? इस बीच सू वेन और अन्य तियानयुवान शहर की ओर बढ़ गए। राजधानी के रूप में ये स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय फैन जनजाति का सबसे बड़ा शहर था। रास्ते में उन्होंने ये खबर सुनी कि एक स्वर्गीय फैन था जो सुकुबस रेस से एक महिला और बच्चे को लाया था। जैसा कि यह सू था या नहीं, कोई भी निश्चित नहीं हो सकता था। वास्तव में सू वेन के कुछ अनुमान भी थे। यह मामला शायद इतना आसान नहीं था। एक उच्च संभावना थी कि यह नहीं था। हालांकि उसके पास कोई अन्य सुराग नहीं था। इसके अलावा सू को वास्तव में स्वर्गीय फियन जनजाति द्वारा दूर ले जाया गया था, इसलिए उन्हें तियानयुवान शहर की यात्रा करनी पड़ी, चाहे जो भी हो।
आखिरकार इस जगह में सबसे अधिक संख्या में स्वर्गीय फाइंड भी शामिल होंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, उसे अंततः वहां जाना पड़ा। दानव क्षेत्र बहुत बड़ा था। जब सु वेन और अन्य तियानयुआन शहर पहुंचे तो कुछ और महीने पहले ही बीत चुके थे। जब सु वेन ने तियानयुआन सिटी की दृष्टि पकड़ी तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर से बहाना बना। शहर का दायरा सु वेन की अपेक्षाओं से परे था। अधिकांश शहर समतल जमीन पर थे, लेकिन ये शहर वास्तव में एक पहाड़ी चोटी पर था जो बादलों में बदल गया था। और यह बेहद राजसी था। पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते थे। हालांकि सावधानीपूर्वक विचार करने पर स्वर्गीय फिएंट के लिए ऐसे स्थानों में शहरों का निर्माण करना सामान्य था। स्वर्ग रैंक की लड़ाई के अलावा सामान्य सैनिकों के लिए ऐसे शहर पर हमला करना लगभग असंभव था। जैसा कि उन्होंने तियानयुआन सिटी से संपर्क किया, सु वेन ने संवेदी स्टार डिस्क नी होंगक्सियाओ को बाहर निकाल दिया। रास्ते में सु वेन ने अपने स्टार डिस्क का उपयोग परिवेश को समझने के लिए किया था, लेकिन सु का कोई संकेत नहीं था। हालांकि इस बार उन्होंने अपनी ट्रू क्यूई को इंजेक्ट करने के बाद स्टार डिस्क ने अचानक अंधेरा होने से पहले हमेशा की तरह लाल बत्ती उत्सर्जित की। स्टार डिस्क ने अपनी चमक खो दी। और से चू यिमिंग ने अपनी आंखें संकीर्ण की और कहा, वरिष्ठ सु, यह मानव दुनिया से एक आत्मा विरूपण साक्ष्य है ना? तियानयुआन सिटी के पास राक्षसी आभा बेहद मजबूत है, इसलिए आपकी इस चीज का उपयोग करना आसान नहीं है। जिसमें से बोलते हुए, वरिष्ठ सु, मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस मानव लड़की की तलाश क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और स्नेह किया। यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। उन चीजों के बारे में न पूछें जिन्हें आपको पता नहीं होना चाहिए। आपके पास स्वामित्व की कोई भावना भी नहीं है। चुजून ने आपको कैसे सिखाया? अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मुझे उसे बताना होगा। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने अपने होठों को शुद्ध किया। डींग मारना बंद करो। आपको लगता है कि आप जैसा कोई मेरे पिता से मिल सकता है। समय आने पर वह निश्चित रूप से आपको मार देगा। उद्धरण। हालांकि उन्होंने सु वेन के साथ सिर पर जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर होना अच्छा नहीं लगा। सु वेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तियानयुआन सिटी का अपना ईएमपी हस्तक्षेप होगा। नी होंगक्सियाओ का स्टार डिस्क यहां बेकार था। पहाड़ पर विशाल और राजसी तियानयुआन शहर को देखते हुए सु वेन डूब गया। क्या सु यहां था? यह विचार कि वह केवल क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सकता है, अब मौजूद नहीं था। उसे अंदर जाना था और जांच का तरीका सोचना था। यदि हम तियानयुआन शहर में प्रवेश करते हैं तो क्या हम मारे जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने चू यिमिंग से पूछा। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। चू यिमिंग स्तब्ध था और भ्रम में पूछा गया था, वरिष्ठ, क्या आपने यह नहीं कहा कि हम सिर्फ तियानयुआन शहर के किनारे रह सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अधीरता से कहा, यही कारण है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, वरिष्ठ, और मैं राक्षसी जनजाति से हैं। राक्षसी जनजाति और स्वर्गीय फैंग जनजाति के बीच संबंध बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए यह संभावना है कि दूसरी पार्टी ने हमें शहर में प्रवेश नहीं करने दिया। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया, विचार में गहरा। यह थोड़ा मुश्किल था। उसे अंदर जाने के लिए उसके पास एक उचित बहाना था। आखिरकार वह केवल राक्षसी जनजाति का हिस्सा बनने का नाटक कर सकता था, लेकिन वह इस तरह से दिखने वाले स्वर्गीय फिएन जनजाति के शहर में कैसे प्रवेश कर सकता था? सु वेन ने चू यिमिंग को अपनी टकटकी लगाई। किसी कारण से चू यिमिंग अचानक कांप गया। याइमिंग, मैं आपके लिए बुरा नहीं हूं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर चू यिमिंग के बाल अंत में खड़े हो गए। यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था? वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? इस समय स्वर्गीय फिएन्स के सम्राट कैन वर्तमान में महल में खेती कर रहे थे। उसने सिर्फ 1 लाख से अधिक पर्वत रॉक सुअरों का वध किया था। हालांकि चुजून लेन देन चैनलों के प्रभारी थे, लेकिन उन्होंने स्वर्गीय फैंड और ईविल फैंड जनजातियों द्वारा किए गए लेन देन को सीधे अस्वीकार नहीं किया। चुजन के लिए जितने अधिक लोग शामिल हुए, उतने अधिक लाभ वह प्राप्त कर सके। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से जानता था कि एक बार जब उसने 2 जनजातियों के लेन देन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, तो ये 2 जनजातियों को उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए मजबूर करने के लिए समान था। ऐसा हर कीमत पर नहीं हो सकता था। जब तक वह अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है और किसी और की तुलना में तेजी से अपनी ताकत बढ़ा सकता है, तो क्या होगा यदि अन्य 2 जनजातियां लाभ प्राप्त कर सकती हैं? यह तब तक ठीक था जब तक कि प्रतिद्वंद्वी उसे पकड़ नहीं सका।
महामहिम राक्षसी जनजाति के राजनयिक दूत शहर के बाहर से दर्शकों से अनुरोध कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कैयन ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने ठंड से कहा, राक्षसी जनजाति के राजनयिक दूत, मैंने पहले किसी को इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सुनी? उद्धरण चिन्ह। शायद उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, बाहर रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति ने कहा। कैयन ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, उन्हें शहर में प्रवेश करने दें। मैं देखना चाहता हूं कि चूजन क्या चाहता है। उद्धरण चिन्ह। चूजन क्या करने की कोशिश कर रहा था? एट नोबलबन एट। खैर, चूजन भी खुद इस बारे में पता नहीं था। जहां एक राक्षसी जनजाति राजनयिक दूत भेजा जा रहा था, यह पूरी तरह से सू वेन के निर्माण था। शहर के बाहर सू वेन ने स्मॉग देखा, जबकि चू यिमिंग एक मूल अभिव्यक्ति के साथ उसके पास खड़ा था। वह यह पता नहीं लगा सका कि सू वेन ने इस विचार के बारे में कैसे सोचा। इस बिंदु पर चू यिमिंग दीवार के खिलाफ अपना सिर पीटना चाहता था। जैसा कि उन्होंने सोचा था, एक लंबा स्वर्गीय फियन जनजाति सदस्य अचानक आकाश से उतरा। यहां तक कि सू वेन के दिल ने भी बाजी मार ली। ये साथ ही 8वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक था। उस व्यक्ति ने सू वेन और चू यिमिंग पर नजर डाली। उन्हें चू यिमिंग की पहचान के बारे में पता था। राक्षसी जनजाति के 5वें राजकुमार चू यिमिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस समय आने वाले हैं। शहर में मेरा अनुसरण करें और महामहिम को अपना सम्मान दें, ने स्वर्गीय फैन जनजाति के जनरल से कहा। चू यिमिंग की पहचान नकली नहीं हो सकती। सू वेन और उनके अधीनस्थों को खुले तौर पर लाया गया। जैसे ही वे चले गए, सू वेन ने हेवनली फैन जनजाति की सड़कों पर देखा। सभी प्रकार की दौड़ें थीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि जो लोग तियानयुआन शहर में रह सकते थे, वे या तो अमीर थे या महान। ये राक्षस आमतौर पर अपनी खेती में मजबूत थे। यहां तक कि उन सड़क फेरी वालों ने स्टार रैंक की खेती की थी। तियानयुआन शहर में प्रवेश करने की ताकत के बिना उन लोगों के लिए ये स्पष्ट रूप से असंभव था। और तियानयुआन शहर में स्वर्गीय फियन जनजाति की शहर के भीतर सबसे अधिक आबादी थी। आखिरकार यह उनका शहर था। पूरी गली स्वर्गीय फियन सदस्यों से भरी हुई थी। भले ही वे पुरुष या महिला थे, लेकिन उन सभी के हरे चेहरे और तेज नुकीले थे। उनकी उपस्थिति भयानक थी। यदि कोई मानसिक रूप से कमजोर था, तो उन्हें देखने के बाद बुरे सपने आ सकते हैं। मुख्य हॉल में स्वर्गीय फैन जनजाति के रॉयल पैलेस में कैयन अपनी सीट पर उच्च बैठे। उनकी कुर्सी शानदार नहीं थी। ये स्याही के रूप में काला था और वास्तव में काफी सरल रूप से डिजाइन किया गया था। लेकिन जैसे ही वह अपने सिंहासन पर बैठा, वह एक छोटे से पहाड़ जैसा था। राक्षसी जनजाति के दूत सू डा कियांग चू याइमिंग दर्ज करें। उद्धरण चिन्ह। ये दोनों ही थे जो हॉल में प्रवेश कर सकते थे। डिक्री सुनने पर सू वेन ने चू यिमिंग पर नजर डाली और मुस्कुराया। आओ, मुस्कुराओ। सम्राट से लंबे चेहरे के साथ मिलना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने मुस्कान को मजबूर करने से पहले सू वेन पर कड़वाहट से नजर डाली। वह तब सू वेन के साथ चला। उन दोनों ने अपने हाथों को काट लिया और कैयन को प्रणाम किया। सू वेन चिल्लाया, दानव जनजाति के दूत सू डा कियांग चू याइमिंग महामहिम कैयन को अपना सम्मान देते हैं। उद्धरण चिन्ह। कैयन सिंहासन पर बैठे, सू वेन पर उनके नाम से उन्हें संबोधित करने के लिए गुस्सा नहीं महसूस कर रहे थे। उन्होंने केवल उदासीनता से पूछा, चू जन ने आप दोनों को दूत के रूप में क्यों भेजा? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने जोर से हंसते हुए कहा, महामहिम को बधाई, महामहिम को बधाई। हमारे राक्षसी जनजाति के सम्राट ने हमें एक चीज के लिए एक दूत पर जाने के लिए कहा। वह चाहता है कि हमारे राक्षसी जनजाति के 5वें राजकुमार चू यिमिंग स्वर्गीय फैन जनजाति में शादी करें। वह चाहता है कि हमारे 2 परिवार गठबंधन बनाएं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सू वेन ने बोलना समाप्त किया, पूरा हॉल चुप हो गया। क्रूर दिखने वाले स्वर्गीय फियन के सदस्यों ने अपने मुंह को सदमे में चौड़ा कर दिया। सभी ने सू वेन को देखा। संदेह है कि उन्होंने गलत तरीके से सुना था। राक्षसी जनजाति के 5वें राजकुमार स्वर्गीय फैन जनजाति में शादी कर रहे हैं। चू जन क्या करने की कोशिश कर रहा था? यहां तक कि कैयन भी भ्रमित था। एक को जानना था, आमतौर पर केवल स्वर्गीय फैन जनजाति अन्य जातियों की महिलाओं को छीन लेगी। बहुत कम अन्य जनजातियां थी जो स्वर्गीय फैन महिलाओं से शादी करना पसंद करेगी। आखिरकार स्वर्गीय फैन से महिलाओं की उपस्थिति के साथ अपने स्वयं के कबीले में कुछ लोग भी थे जो अपने बारे में कुछ भी कहने के लिए खुद को नहीं ला सके। हालांकि दानव सम्राट चू जन वास्तव में चू याइमिंग स्वर्गीय फियन जनजाति में शादी करना चाहता था। ये ठीक होगा यदि यह एक साधारण राजकुमार था, लेकिन इस चू यिमिंग के पास दानव भगवान की उपाधि थी। 5वीं कक्षा स्वर्ग रैंक।
हालांकि उन्हें पूरे डेविल दायरे में एक शीर्ष विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता था, फिर भी उन्हें पहले दर्जे का विशेषज्ञ माना जाता था। बेशक कैयन के विचार गहरे तक चले। चू जन क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसका मकसद क्या था? वह संभवतः बिना किसी कारण के इस मामले को नहीं ला सकता है ना? वह अपनी आस्तीन ऊपर कुछ होना चाहिए। काइन ने अपनी आंखें बंद कर ली, इससे पहले कि वह भौंकता। मुझे याद है कि चू यिमिंग पहले से ही शादीशुदा है। उसके भी बच्चे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। सु विन मुस्कुराया और कहा, महामहिम, हमारा 5वां राजकुमार थोड़ा पुराना है और उसका रॉयल कॉन्सर्ट पहले ही गुजर चुका था। ये सिर्फ इतना है कि उनकी उम्र के बावजूद हमारे 5वें राजकुमार को अभी भी उनके प्रमुख में माना जाता है, इसलिए हम रक्तरेखा विरासत को कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए महामहिम ने 5वें राजकुमार को स्वर्गीय फैन जनजाति में शादी करने का आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग को देखने से पहले सम्राट कैयन ने सु वेन को देखा। उन्होंने ठंड से कहा, आप दोनों पहले शहर में रह सकते हैं, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह ये पता लगा पाता कि क्या चल रहा है, उसे इसके बारे में सोचना होगा। सु विन मुस्कुराया और चू यिमिंग के साथ हॉल छोड़ दिया। कैयन ने अधिकारियों पर अपनी निगाहें गड़ा दी और ठंड से पूछा, हर कोई, आपको क्या लगता है कि चू जन इसके लिए क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। मंत्रियों ने उनमें से एक के खड़े होने से पहले एक पल के लिए विचार किया और कहा, महामहिम, चू जन की हरकतें मेरे स्वर्गीय फैन जनजाति के लिए अपनी सद्भावना व्यक्त करने और जनजाति में रस्सी करने के अलावा और कुछ नहीं है। अब जब चू जन ने मानव दुनिया के साथ लेन देन करने के लिए चैनल को पकड़ लिया है, तो उसके सबसे अधिक लाभ है। उसकी ताकत निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी और उसकी महत्वाकांक्षाएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी। उद्धरण चिन्ह। यदि वह दानव क्षेत्र को एकजुट करना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईविल फैन जनजाति है। दानव क्षेत्र में सबसे पुरानी दौड़ के रूप में ईविल फैन जनजाति की ताकत अथाह है। चू जून ने चू यिमिंग से हमसे शादी करने के लिए कहा क्योंकि वह चाहता है कि मेरी स्वर्गीय फैन जनजाति उसकी मदद करे। उद्धरण चिन्ह। कैयन की आंखें स्पष्टीकरण पर संकुचित हो गईं। तो हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। मंत्री ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। इस मामले को संभालना आसान नहीं है। चू जन की क्रियाएं वास्तव में एक परीक्षण है। यदि हम चू जन को अस्वीकार करते हैं तो यह निस्संदेह हमारे स्टैंड को दिखाएगा। चू जन निश्चित रूप से हमारे स्वर्गीय फीन जनजाति को लक्षित करने का एक तरीका सोचेंगे और पहले भी हम पर हमला कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उस समय, यहां तक कि ईविल फैन जनजाति भी हमारी मदद नहीं कर सकती है। यहां तक कि अगर वे करते हैं तो वे केवल 2 जनजातियों के बीच भयंकर लड़ाई को देखने के बाद या मेरे जनजाति को एक बड़ा नुकसान होने के बाद कार्रवाई कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कैयन की आंखें संकुचित हो गईं। तो आप कह रहे हैं कि आप इसके लिए सहमत होना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उत्तरार्ध ने हालांकि अपना सिर हिला दिया, इस मामले से सहमत होना या तो उचित नहीं है। यदि हम इस मामले से सहमत हैं तो क्या हम राक्षसी जनजाति के युद्धरथ से बंधे नहीं होंगे? फिर ईविल फैन जनजाति क्या सोचेगी? अभी हमारी दौड़ में लंबे समय से कोई सम्राट रैंक विशेषज्ञ नहीं है। इस विषय की राय में महामहिम इस मामले में पहले देरी कर सकते हैं। जब तक आपका महामहिम सम्राट रैंक के माध्यम से टूट जाता है, तब तक हमारे स्वर्गीय फैन जनजाति के पास अंततः खुद को बचाने और इस तरह दूसरों की सनक में न गिरने की कुछ क्षमता होगी। उद्धरण चिन्ह। मैं समझता हूं। कैयन ने अपनी मुट्ठी बांध ली। स्वर्गीय फैन जनजाति के वर्तमान सम्राट के रूप में, ये निस्संदेह उसके लिए बहुत असहज था कि वह इतने लंबे समय के बाद संत रैंक के माध्यम से नहीं टूटा। अंत में, एक संत के बिना एक जनजाति एक कमजोर जनजाति थी। दूसरी तरफ, सु वेन और चू यिमिंग ने महल छोड़ दिया। चू यिमिंग ने एक लंबा चेहरा रखा और कहा, सीनियर सु, तुम बहुत ज्यादा हो। अगर मैं वास्तव में उस स्वर्गीय दानव जनजाति महिला द्वारा अपवित्र हो गया तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी आंखें घुमाई और नाखुश होकर कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैंने भी आपको राजकुमारी से नहीं मिलवाया? तुम लोग स्वर्ग में बना एक मैच हो। स्वर्गीय फैन जनजाति की उन महिलाओं को देखने के लिए हमेशा अपने सौंदर्य शास्त्र का उपयोग न करें। आपको उन्हें स्वर्गीय फैन के लेंस के माध्यम से देखना होगा। शायद वे उस तरह से बहुत सुंदर दिखेंगे। सही। उद्धरण चिन्ह। ये सही नहीं है। चू यिमिंग ने अपने दांत पीस लिए और कहा, सीनियर, मैं स्वर्गीय फैन जनजाति में कैसे शादी कर सकता हूं? इसके अलावा, मुझे डर है कि सीनियर को पता नहीं है ना? यहां तक कि ये स्वर्गीय फैन सदस्य अपनी महिलाओं को लेना पसंद नहीं करते हैं, और उनमें से कई को कुछ सुंदर उपपत्नी मिलेंगी।
उदाहरण के लिए सुकुबस रेस की लड़की जिसे सीनियर के बारे में सुना गया हो सकता है कि उसे स्वर्गीय फैन जनजाति द्वारा एक उपपत्नी के रूप में वापस लाया गया हो। उद्धरण चिन्ह बैंग सु वेन ने अचानक पेट में चू यिमिंग को मुक्का मारा। इस समय चू यिमिंग ने सु वेन की हत्या के इरादे को महसूस किया। ये तीव्र था, उस पर दबाव डालना। सु वेन ने उसे ठंड से देखा और गहरी आवाज में कहा, यदि आप फिर से बकवास करने की हिम्मत करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको मारूंगा। मेरा विश्वास करो, मैंने पहले से ही आपके तथाकथित तरीके से निपटने का एक तरीका सोचा है। जब तक मैं तुम्हें आधी पीट पीट कर मार देता हूं और दूसरों को फिनिशर ब्लो करने देता हूं, तब तक चू जन भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह हिस चू यिमिंग हौंफते हुए। इस साथी ने वास्तव में एक समाधान के बारे में सोचा था। ये शब्द गलत नहीं थे। जब तक वह पहले चू यिमिंग की लड़ाई की ताकत को तितर बितर कर सकता था, तब तक दूसरों को उसे मारना मुश्किल नहीं था। चू यिमिंग ने तीव्र दर्द को सहन किया और ठीक होने से पहले लंबे समय तक जमीन पर कल किया। वह जमीन से उठ गया और सू सू के बारे में बात करना बंद कर दिया। वे दोनों वापस निवास पर चले गए। सू वेन ने ठंड से कहा, भले ही कैन सहमत हो या न हो, आपको इस दृश्य में अभिनय जारी रखना होगा। यहां तक कि अगर वह सहमत है तो आपको मेरे लिए अधिनियम पूरा करना होगा। अधिक से अधिक, आप बस रोशनी बंद कर सकते हैं, ये सब समान है। उद्धरण चिन्ह चू यिमिंग ने कहा, यह अलग है। स्वर्गीय फैन के सदस्यों के मुंह बंद है। उद्धरण चिन्ह ओह उद्धरण चिन्ह सू वेन वास्तव में इसका खंडन नहीं कर सके। उनके नुकीले के बारे में सोच। अगर वह उन्हें चूमा, उसके होंठ शायद 2 बार छेद किया जाएगा। लेकिन अधिक निराशाजनक बात चू यिमिंग के शब्दों में उनके रखरखाव के बारे में थी। उसे नहीं पता था कि सू सू अब कैसे कर रहा है। फॉर्मलेस दायरे में सू सू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस समय यह शरीर को नियंत्रित करने वाला लिटिल सू था। बड़ी बहन उद्धरण चिन्ह थोड़ा सू ने धीरे से कहा। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे चुपचाप होश आया। सील की मरम्मत की गई है, बिग सीस वापस चला गया है। मेरा सिर बहुत चक्कर में है और ताकत का नुकसान इतना गंभीर है, मुझे थोड़ी देर के लिए पुनः पेश करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह लिटिल सू ने खुद को थपथपाया। इस समय सू सू की दृष्टि अवरुद्ध थी। यह इतना बड़ा है, मैं चेहरा भी नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह सू सू मुड़ गया। इस समय आंकड़ा भी महसूस किया कि कुछ गलत था और एक कदम वापस ले लिया। ये लंबे हरे बालों और आंखों वाली एक महिला थी जो बहुत तेजी से टिमटिमा रही थी। भले ही सू सू ने कई सुंदरियां देखी थी, लेकिन उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि यह महिला बहुत सुंदर थी। आप जाग रहे हैं? लड़की ने सू सू को आश्चर्य में देखा। सू सू ने महिला के चेहरे को देखा और कहा, बहन, तुम बहुत सुंदर हो। उद्धरण चिन्ह आहें भरने से पहले उसकी टकटकी थोड़ी नीचे चली गई। और यह इतना बड़ा है। उद्धरण चिन्ह लड़की ने शर्माया और सू सू से कहा, मेरा नाम चेन शियाओक्सियाओ है। तुम्हारा नाम क्या है? छोटी बहन, आपने फॉर्मलेस दायरे में कैसे प्रवेश किया? आप पवित्र आत्मा पर्वत पर कैसे दिखाई दिए? उद्धरण चिन्ह सू सू समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रही है। वह केवल मुस्कुराया। मेरा नाम सू सू है। बहन, मुझे भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह सू सू वास्तव में भूखा था। आखिरकार वह लंबे समय से बेहोश थी। यहां तक कि अगर स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई उसके जीवन को बनाए रखने में मदद कर सकता है, तो भी उसके शरीर को खाने की इच्छा थी। चेंग जियाओक्सियाओ को थोड़ा सा ले जाया गया, इससे पहले कि वह ठीक हो जाए और मुस्कुराए, यहाँ रुको, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगा। उद्धरण चिन्ह जैसा कि चेंग शियाओक्सियाओ ने बात की थी, वह बाहर भाग गई। लंबे समय के बाद वह बहुत सारे भोजन के साथ वापस आ गई। इस समय सू सू ने महसूस किया कि उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। उसके लिए हाथ उठाना भी मुश्किल था। इस प्रकार चेंग जियाओक्सियाओ ने सू सू को बहुत धीरे से खिलाना शुरू कर दिया। वह विशेष रूप से रोगी था। अगले कुछ दिनों में फॉर्मल स्काईफैन जनजाति ने सू सू से पूछताछ करना शुरू कर दिया, लेकिन सू सू को मूल रूप से कुछ भी याद नहीं था। हालांकि जब उन्हें पता चला कि सू सू काले कोहरे से गुजर सकता है, तो हर कोई उत्साहित हो गया। ये फॉर्मलेस दायरे बहुत छोटा था और इसके अलावा अभी भी लगातार सिकुड़ रहा है। किसी को नहीं पता था कि यह पूरी तरह से कब खत्म हो जाएगा। केवल छोड़ने में सक्षम होने से वे आसानी से महसूस कर सकते थे। हालांकि सू सू की वर्तमान स्थिति के साथ किसी को भी दूर लाना उसके लिए स्पष्ट रूप से असंभव था। वे केवल सू सू के ठीक होने का इंतजार कर सकते थे।
बाद के दिनों में चेंग जियाओक्सियाओ हर दिन सू के साथ उसे खाना पानी पिलाता था और उसकी कहानियां सुनाता था। ये कुछ ऐसा था जिसे सू ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, सू को चेंग शियाओक्सियाओ से अधीरता का कोई निशान नहीं लगा। एक बच्चे के रूप में भी सू की आध्यात्मिक धारणा बेहद तेज थी। इसलिए अधिकांश समय, हालांकि वह स्पष्ट रूप से दूसरों के विचारों को महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी भावनाओं को समझना मुश्किल नहीं था। यदि कोई व्यक्ति अधीर या निराश था, तो वह तीव्रता से समझ में आ सकेगा। उदाहरण के लिए, जब सू फ्लेम गॉड सेक्ट में था, तो उसने पाया कि जब कई लोग सतह पर उसकी तरह दिखते थे, तो उनके दिलों में नकारात्मक भावनाएं थीं। यह मानव स्वभाव था। ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते थे और स्वाभाविक रूप से परवाह नहीं करते थे। हालांकि सू के लिए, वह इसे बहुत उत्सुकता से समझ सकती थी। इससे उसे दूसरों से दूरी का एहसास हुआ। लेकिन चेंग शियाओक्सियाओ के लिए इस लड़की का दिल वास्तव में पानी जितना शुद्ध था। वह हमेशा इतनी उज्जवल लगती थी। अन्य फॉर्मूले स्काई फैन की तुलना में, जिनके पास पूर्ववर्ती उद्देश्य थे, इस लड़की को पूरी तरह से उम्मीद थी कि सू जल्द ही बेहतर हो जाएगा। सू को इस तरह का शुद्ध दिल बहुत पसंद था। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ थे। सू ने यह भी महसूस किया कि वह चेंग जियाओक्सियाओ से अब जो प्राप्त कर रही थी वह मात्र प्रेम था। आखिरकार, नी होंगक्सियो ने सू के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। इसलिए सू चेंग शियाओक्सियाओ के साथ होने की भावना से और भी अधिक प्रभावित था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सू का शरीर जल्दी ठीक हो गया। जंगल में चेंग शियाओक्सियाओ ने सू को साथ लाया क्योंकि उन्होंने कई फूल उठाए। चेंग जियाओक्सियाओ ने सू के लिए एक सुंदर पुष्पांजलि बनाई, इससे पहले कि वह हल्के से अपने सिर पर रखे। कितना सुंदर, चेंग शियाओक्सियाओ ने प्रशंसा की। सू मुस्कुराया। सिस्टर जियोक्सियाओ वास्तव में सबसे सुंदर है। क्या आप मेरे पिता से शादी करेंगे? उद्धरण चिन्ह। हो। चेंग शियाओक्सियाओ ने सू से ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं की थी। सू ने अपनी उंगलियों पर भरोसा किया और गंभीरता से कहा, बहन, मेरे पिता बहुत शक्तिशाली हैं। वह बहुत सुंदर है। वह बहुत अमीर भी है। हालांकि उसकी पत्नियां अधिक हैं, लेकिन वे चाचियां बहुत अच्छी हैं और मेरी मां को भी साथ लाना बहुत आसान है। जब तक आप मेरे पिता से शादी करते हैं, आप हमेशा सू के साथ रह सकते हैं, ठीक है? सू ने आपसे मेरे पिता से शादी करने की भीख मांगी। उद्धरण चिन्ह।